अभी तक हमने डीएनए को कवर किया। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है डीएनए, उसको कवर किया। जीन के बारे में कवर किया, जीनोम क्या होता है उसके बारे में कवर किया। तो डीएनए हमने देखा हेरिडिटरी मटेरियल होता है और ये हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है मोस्टली, और थोड़ा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। फिर हमने इसका कंपोजिशन देखा। कंपोजिशन के अंदर में इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, इस टाइप का स्ट्रक्चर था, और ये कोड था। तो कोड किन्हीं लेटर से मिलकर बना हुआ है, 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर में ए जो कि टी के साथ चलता है और जी सी के साथ। तो इनकी इस तरीके से हमारे 3 बिलियन और 3 बिलियन बेस पेयर हैं हमारे पास में, और एक सेल के अंदर कितना डीएनए है उसको हम जीनोम बोलेंगे। और डीएनए का एक सेगमेंट, जैसे डीएनए काफ़ी लंबा है, उसका सेगमेंट जो कि प्रोटीन बनाने के लिए कोड कर रहा है उसको हम जीन बोल रहे थे। और पता करना, ए के बाद जी आ रहा है, सी आ रहा है, टी आ रहा है, पूरे डीएनए को खोल के पता करना, उसको बोल रहे थे जीनोम सीक्वेंसिंग। उसके अलावा हमने देखा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक प्रोजेक्ट था जो 1990s के अंदर में चलाया गया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और 2016 के अंदर में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट। इसके अंदर में हमने रीड करना था पूरे जीनोम को 15 साल में, और इसके अंदर में अब नया अपने सिंथेटिक हम डीएनए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने ह्यूमन माइक्रोबायोम के बारे में डिस्कस किया, अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया, बायोजीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया, 100,000 1 लाख जीनोम एशिया प्रोजेक्ट को डिस्कस किया, मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव को डिस्कस किया, इंडिजीन प्रोजेक्ट, उम्मीद इनिशिएटिव, इन सब को हमने डिस्कस किया। उसके बाद में अभी तक हमने कवर कर लिया स्टेम सेल, क्लोनिंग, जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी, क्रिस्पर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, 3 पेरेंट बेबी, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, 3D प्रिंटिंग, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। उसके अलावा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके अंदर में हमारी जीएम, ट्रांसजेनिक, बीटी कॉटन, ब्रिंजल, मस्टर्ड और गोल्डन राइस, इनको डिस्कस किया है। तो इनके अंदर में हम एडिशन करेंगे कुछ करंट अफेयर वगैरह जो आए हुए हैं, और उसके अलावा हमारा मेन फोकस होगा आज का फॉरेंसिक साइंस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल 2017, जिसके ऊपर में मेंस के अंदर में और प्रीलिम के अंदर क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी नहीं तो अगले साल, अगले नहीं तो उससे अगले साल क्वेश्चन जरूर आएंगे इसके ऊपर। उसके अलावा हमने 3D प्रिंटिंग को देख लिया है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बचते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक मार्कर, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डेवलपमेंट भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ों को देखेंगे और थोड़ा एनसीईआरटी भी देखेंगे इनके अंदर में। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर में आए थे, ठीक है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है अभी उसको स्टार्ट कर रहे हैं, फॉरेंसिक साइंस, जिसके अंदर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फिर हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सरोगेसी बिल, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर भी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस की। और फॉरेंसिक साइंस का क्या मतलब आ रहा है, ऐसी साइंस जिसको हम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर में उनका पता लगाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फॉरेंसिक साइंस, और इसके अंदर में हमारा मेनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट वन। फर्स्ट ऑप्शन उसके अंदर में आ रहा है, डीएनए एविडेंस वॉज एक्सेप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग राजीव गांधीज टाइम। सेकंड में आया, डीएनए एविडेंस आर रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी बोर्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए, एक आपको यह अप्लाइड काइंड के क्वेश्चन जिसके अंदर में आपको थोड़ी डिटेल पता होनी चाहिए, और दूसरा उसको जोड़ दिया फिर हमने राजीव गांधी जी के टाइम से। तो ये मतलब थोड़ी अप्लाइड काइंड की इन्फॉर्मेशन, और ये वाली इन्फॉर्मेशन रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी बोर्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इनमें से फाइंड करना है आपको कि फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, बोथ करेक्ट हैं या बोथ रॉन्ग है। तो इसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर में इसका आंसर बताना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको, काफ़ी सिंपल है अगर आप इसको देखोगे अभी तो अब आता है यहाँ पे डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल। अब इसके अंदर में डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए के बारे में हमने स्टडी कर लिया, अब डीएनए का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में बिल आया। अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 2019 के अंदर में, अभी तक ये पास नहीं हुआ है बिल। तो इसके अंदर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी हद तक ये सेम रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे अभी। अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो काफ़ी बड़ा बिल है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट होंगी, ठीक है। एक बार ये लैप्स भी हो चुका है, तो इसके ऊपर काफ़ी डिबेट वगैरह होंगी। तो जब न्यूज़पेपर में आएगा तो काफ़ी एडिटोरियल इसके ऊपर आएंगे, तो आपको उस टाइम आप अपडेट कर सकते हो उसको। तो इसके द्वारा एम क्या किया गया, हमें आइडेंटिटी, जो मिसिंग पर्सन होते हैं, विक्टिम वगैरह, जैसे रेप विक्टिम, कोई और ऑफेंडर, क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर में आपको कोई सुराग मिलता है, आपको ब्लड के सैंपल मिलते हैं जहाँ से आप डीएनए ले सकते हो, उन सब के लिए हमने एक लीगल रिजीम तैयार करनी है कि आपने पूरा डाटा अगर इकट्ठा करना है उनका, तो कैसे प्राइवेसी मेंटेन करेंगे उन सब इंडिविजुअल की जिनका डाटा इकट्ठा करेंगे, कब तक उस डाटा को स्टोर करके रखा जा सकता है, कब उस डाटा को डिलीट करना पड़ेगा, कौन बोलेगा तो डिलीट करना पड़ेगा, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट है यूज़ ऑफ डाटा, डाटा का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाएगा।
तो इसके अंदर में फर्स्ट प्रोविज़न है, इसमें बोला गया ओनली जो की चीज़ें लिखी गई हैं शेड्यूल के अंदर में। अब कोई भी बिल होता है, किसी भी प्रकार का क्रिमिनल बिल आ गया या हमारा एनवायरनमेंट का बिल आ गया, उसके अंदर में अगर वो टारगेट कर रहा है स्पेसिफिक चीज़ों को, जैसे मान लो एनआईए एक्ट, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर रहा है, या हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जब भी हम बात करते हैं तो उसके अंदर में हमारी डेफिनेशंस होती हैं एक्चुअल में हम किस चीज़ को कवर करने जा रहे हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, वो उनको हम इंक्लूड करते हैं शेड्यूल में, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है हमारे द्वारा, ठीक है। तो इसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, डीएनए टेस्टिंग, मतलब कौन कौन से एरिया के अंदर में आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी नॉर्मल पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे मान लो अगर डीएनए टेक्नोलॉजी बिल हमारे पास में टॉपिक है, इसके अंदर में हमारे काफ़ी प्रोविज़न हो सकते हैं। मान लो इसके अंदर में 10 प्रोविज़न है, लेकिन अगर आप यूपीएससी के लिहाज से देखोगे, अगर अगर आपको पता है कैसे चीज़ों को स्टडी किया जाता है, तो उसमें 3 से 4 प्रोविज़न होंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ नॉर्मल होते हैं जो कि मतलब ऐसे पढ़ सकते हो उनको, लेकिन उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे ये वाला है, इसके अंदर में शेड्यूल के अंदर में कौन कौन, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अदर जो हमारे एरियाज़ हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल तरीके से पढ़नी है कि यूज़ ऑफ डीएनए ऐसी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जिस रिस्पेक्ट के अंदर में शेड्यूल में लिखा गया है। मतलब इसमें बोला गया इंडियन पेनल कोड के अंदर में कोई ऑफेंस वगैरह है उसके लिए किया जा सकता है। अगर वहाँ पे कोई मेंशन है, आपने किसी का होमियोसाइड का केस है, आपने किसी का मर्डर कर दिया, वैसे केस के अंदर में जो इंडियन पेनल कोड के अंदर में जिन क्राइम्स का मेंशन होगा उनके लिए यूज़ किया जा सकता है डीएनए को, डीएनए टेक्नोलॉजी को। सिविल मैटर में भी यूज़ किया जा सकता है, ये काफ़ी कंटेस्टेड इशू है। सिविल मैटर में जैसे पैटर्निटी पता करना, कौन फादर मदर है आपके, ठीक है, वैसे केस में, सरोगेसी के केस के अंदर में यूज़ किया जा सकता है। और सिविल के अंदर में तो हमारी वैसे ही आ जाएगी, जैसे माइग्रेशन हो रही है तो उनका पता करना, जैसे रोहिंग्या इंडिया के अंदर आए तो उनका पता करना, अगर वो मिक्सअप हो जाते हैं तो उनके बारे में पता करना, वैसे केसेस में भी। तो उसमें मिस यूज़ होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको बोला भी जा रहा है, कंटेस्ट भी किया जा रहा है कि ये सिविल मैटर में भी आ रहा है। तो अगर आपको बोला गया सिर्फ क्रिमिनल मैटर के अंदर यूज़ किया जा सकता है, तो आप बोलोगे नहीं, सिविल में भी यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे लिखा नहीं है कि सिविल में यूज़ करेंगे, क्रिमिनल में, लेकिन ये आपको समझना होता है चीज़ों से, तभी अप्लाइड वे के अंदर में यूपीएससी आता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन जो कि डिसाइडिंग होंगे आपके सिलेक्शन के लिए वो इनडायरेक्ट वे में आएंगे। फिर बोला गया कलेक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए कलेक्ट करने के लिए क्या क्या बोला गया। अगर आपको डीएनए कलेक्ट करना है किसी इंडिविजुअल का, तो आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो, क्या मतलब अपने आप जाओगे और पकड़ोगे उसको, उसका डीएनए निकाल लोगे, ये प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है। आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको कंसेंट की आवश्यकता होती है। आपको कंसेंट की आवश्यकता है अगर कोई भी अपराधी, अगर वो 7 साल की कम उम्र की उसको कन्विक्शन हो सकती है, उसने कोई ऐसा क्राइम किया जिसके अंदर में आपको 7 साल से कम की सज़ा होगी, तो उस केस में उस अपराधी से रिटर्न कंसेंट लोगे, रिटर्न कंसेंट उस अपराधी से आपके द्वारा ली जाएगी। और अगर मान लो 7 साल से ज़्यादा का अपराध उसने किया तो फिर आपको कोई कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि बिल के अंदर में एक्सप्लिसिट प्रोविज़न है, इसके अंदर में ऐसा नहीं कि आप किसी का भी डीएनए निकाल लोगे, इसके अंदर में आपको रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी उस इंडिविजुअल से। अगर 7 साल से कम उम्र की सज़ा है उसको, अगर इससे ज़्यादा है, कोई मर्डर वगैरह किया हुआ है, कोई हीनियस क्राइम है, तो फिर आप निकाल सकते हो। तो अब उसमें आप बोल नहीं सकते कि आपको अपना डीएनए शेयर नहीं कर सकते। प्लस इसके अंदर में एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो जो है मीन्स कोर्ट ओवरराइड कर सकते हैं इसको। अगर आप बोलते हो कि मुझे डीएनए नहीं देना, आप रिटर्न कंसेंट नहीं देते, लेकिन कोर्ट में केस जाता है और कोर्ट को लगता है कि इस केस के अंदर में आपको डीएनए देना चाहिए, तो इस केस के अंदर में आपका डीएनए लिया जा सकता है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि आपसे रिटर्न कंसेंट होगी 7 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। और अभी तो ये बिल है, बाद में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज इसमें आए, लेकिन बेसिक कंटेक्स्ट में आपको समझा दिया, उसके बाद जब चेंज होगा तो उसको इसमें डाल लेना। फिर बोला गया डीएनए का बैंक क्रिएट करेंगे। अब डीएनए जितना मटेरियल हम बेसिक लेवल पे अगर इंडिया में प्रेजेंट डे बात करते हैं तो हम काफ़ी कम केसेस को सॉल्व करते हैं। जैसे निर्भया केस के अंदर में भी हमने 7 से 8 साल लगा दिए, काफ़ी क्लियर कट केस था। लेकिन डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ इंडिया के अंदर में काफ़ी पुअर तरीके से होता है, बिकॉज एक तो अवेयरनेस नहीं होती। अगर कोई डीएनए रेप का केस भी है तो उसके अंदर में आपको विक्टिम की जो बॉडी होती है वो काफ़ी बड़ा एविडेंस होता है, उसके ऊपर में स्किन सेल आपको मिल सकता है, स्पर्म मिल सकता है, या अदर आपकी अगर कोई फाइट हुई है उसके अंदर में जो नेल्स होते हैं वहाँ से आप स्किन सेल निकाल सकते हो, ठीक है, हेयर वगैरह मिल जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर उतना फोकस नहीं दिया जाता। और इंडिया के अंदर में राउंड अबाउट 20,000 के करीब में इतने कर केसेस के अंदर में हम इतनी बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। अदरवाइज़ हमें मतलब लाखों के अंदर, मिलियन के अंदर होना चाहिए। तो इस बिल का पर्पज़ यही है कि हमारे पास में कोई लीगल रेजीम होनी चाहिए जिसके कारण हम इसको रेम्पेंट स्केल के ऊपर में, काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर में यूज़ कर सकें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मीन्स अगर आपको आवश्यकता है तो आप हर केस में यूज़ करो इसको, उसके लिए इसको बनाया गया। इसीलिए डाटा बैंक की भी आवश्यकता है। अगर आप मान लो 1-2 हज़ार कर रहे हो तो उसके लिए तो डाटा बैंक भी क्या बनाओगे, लेकिन अगर आपने लाखों के अंदर करना है तो डाटा बैंक बनाओ। और डाटा बैंक के अंदर में स्टोर करेंगे स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर में।
कहाँ पे होगा, एक नेशनल लेवल के ऊपर और रीजनल लेवल के ऊपर डाटा बैंक होंगे जहाँ पे स्टोर करोगे। तो एक बैंक होगा, वहाँ पे जितने भी, जैसे मान लो इस एरिया के अंदर में अपराध हो रहे हैं, उन सब का डीएनए मटेरियल जो होगा वो आप यहाँ पे स्टोर करोगे। और उसके अंदर में भी आप स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा इसके अंदर में, जैसे मान लो ये आगे कन्विक्टेड पर्सन, मतलब ये कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं, इनका डीएनए यहाँ पे रख दिया। सेकंड स्टैक के अंदर में मैंने बोला कि अब जो अंडर ट्रायल हैं, मतलब अभी उनके ऊपर केस चल रहा है, अभी कोर्ट ने कोई सज़ा नहीं सुनाई, उनका यहाँ पे रखूँगा। तो इस तरीके से उन्होंने फाइलिंग करनी है इसके अंदर में। अब रिमूवल कैसे करोगे, आपने यहाँ पे डीएनए दे दिया, मान लो अब इस केस में डीएनए किसका ले सकते हैं, जो पर्सन उसके अंदर में विक्टिम है, विक्टिम का डीएनए ले सकते हो, ऑफेंडर है उसका डीएनए ले सकते हो, कोई सस्पेक्ट है, मतलब आपको लगता है कि वो उसका डीएनए लिया जाना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए, तो सस्पेक्ट का डीएनए भी इसके अंदर में लिया जा सकता है। अब सस्पेक्ट तो कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर में आपका डाटा कब डिलीट किया जाएगा, मान लो आपको कन्विक्शन हो जाती है, 2-3 साल की सज़ा हो जाती है, आपका डीएनए लिया था, तो मतलब कब कौन बोलेगा तो डीएनए को डिलीट किया जा सकता है। तो फर्स्ट अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि ओनली ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट रिमूवल ऑफ डीएनए प्रोफाइल कैन बी डन, तो अगर आपको इस टाइप का अगर ऑप्शन आता है उसके अंदर में कि देर इज़ ओनली वन ऑप्शन फॉर द रिमूवल ऑफ डीएनए प्रोफाइल फ्रॉम द डीएनए डाटा बैंक, तो उसके अंदर में वो गलत होगा, बिकॉज आपको 2-3 चीज़ें देखनी होगी। अब ऐसा हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली 3-4 ऑप्शन इकट्ठे ना पूछ लें, मतलब कौन कौन बोलता है, तो इनडायरेक्ट वे के अंदर में 3 चीज़ों को जोड़ के वो इकट्ठा पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर में अगर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगी, पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है, ठीक है, तो इसको रिमूव किया जा सकता है। अगर कोर्ट ऑर्डर देता है तो रिमूव किया जा सकता है। और रिटन कंसेंट, अगर इंडिविजुअल के द्वारा रिटन कंसेंट की जाती है, किस इंडिविजुअल के द्वारा, उसके द्वारा नहीं जो जिसको कन्विक्ट कर दिया गया है, ऐसे इंडिविजुअल जो कि मतलब पहले सस्पेक्ट था अब वो सस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब केस हो गया, उसकी पहले वो सस्पेक्ट था, अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी और वो बोलेगा कि आप डिलीट कर दो इसको। तो यहाँ पे 3 आपके पास में इन्फॉर्मेशन के पीस आते हैं, एक आता है पुलिस रिपोर्ट के ऊपर, दूसरा कोर्ट के ऊपर, और तीसरा रिटर्न रिक्वेस्ट, कोई हमारा सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट या अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल ऐसा इंडिविजुअल अभी तक उसको कन्विक्शन नहीं हुई है, सज़ा वगैरह चल रही है कोर्ट में, हमारे कोर्ट में कई बार 10-10 20-20 साल केसेस चले रहते हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर में आप रिटर्न रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो यूपीएससी तीनों को मिला के सिर्फ एक ऑप्शन में पूछ सकती है कि सिर्फ कोर्ट की रिक्वेस्ट के ऊपर, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाएगा तो ही डीएनए बैंक से इन्फॉर्मेशन को रिमूव किया जा सकता है, वो गलत होगा। उसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अगर ये एक बार बिल पास होता है तो ये आने वाले 10-20 सालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल होगा, तो इस पर क्वेश्चन भी बनेगा डेफिनेटली। फिर आया बैंक, तो हमने बना दिया, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी कौन होगी जो रेगुलेट करेगी अगर बैंक वगैरह के अंदर में कोई प्रॉब्लम आती है या अगर किसी को कंप्लेंट वगैरह करनी है तो उसके लिए डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड बनाए जाएंगे जो कि सुपरवाइज करेंगे डीएनए बैंक जो हमने पीछे बनाया। और डीएनए लेबोरेटरीज, डीएनए लेबोरेटरी यहाँ पे आ रहा है, अगर आपने लार्ज स्केल के ऊपर में स्केल अप करना है डीएनए प्रोग्राम तो आपको लेबोरेटरीज बनानी पड़ेंगी। जैसे कोई लेबोरेटरी पहले से है, प्राइवेट है, पब्लिक है, तो उनको सर्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि आप इस टाइप का काम कर सकते हो, पुलिस के साथ में इस टाइप का काम आपके द्वारा किया जा सकता है, तो वो सब काम इनके द्वारा किया जाएगा, ये सुपरवाइज करेंगे उनको। फिर पेनल्टी भी इसके अंदर में बोली गई है, जिसके अंदर डीएनए इन्फॉर्मेशन अगर आप बाहर एक्सपोज करते हो तो उस केस में पेनल्टी वगैरह भी हो सकती है आपको, ठीक है। डीएनए की इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज जैसा हमने बोला जीनोम सीक्वेंसिंग से आप पता कर सकते हो। अगर मान लो आपको कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी 90% है और आप जाते हो इंश्योरेंस कंपनी के पास, उन्होंने आपका डीएनए पहले से निकाल के रखा है किसी और से, तो वो बोलेंगे भाई आप निकलो, आगे निकलो, क्योंकि हम आपके लिए मतलब कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास में डाटा है, उस लेवल का डाटा उनके पास मौजूद है, ठीक है। तो ये उस लिहाज से हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, या प्राइवेसी इंडिविजुअल की उसको भी ये हर्ट करता है, तो उसके लिए भी पेनल्टी है। अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि पेनल्टी है या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कोई रेगुलेटरी बोर्ड का मैकेनिज्म नहीं है, कोई बॉडी वगैरह क्रिएट नहीं की, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है नेगेटिव वे में। या बोल सकते हैं कि सिर्फ नेशनल लेवल के ऊपर डीएनए डाटा बैंक है, रीजनल लेवल के ऊपर नहीं है, उसको बोला जा सकता है। नेक्स्ट आता है डीएनए एविडेंस को फर्स्ट एक्सेप्ट किया गया था। अब डीएनए एविडेंस, डीएनए को एज एविडेंस हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको फर्स्ट एक्सेप्ट किया था हमारे द्वारा 1985 के अंदर में, ठीक है। लेकिन हमारे पास कोई पर्टिकुलर बिल नहीं है जिसके द्वारा हम इसको रेगुलेट करें, तो अब ये बिल आएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है इन्फॉर्मेशन का, आपको यूज़ करना है इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन, इसको राजीव गांधी जी के साथ में आपको कोलैबोरेट करना है कि क्या उस समय की बात है या किस समय की बात है, राजीव गांधी का प्रधानमंत्री था, उस चीज़ को आप रिलेट करके फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और सेकंड के अंदर में भी हमने कुछ पूछा हुआ है, सेकंड के अंदर भी पूछा है, वो उसका आंसर भी इसी स्लाइड के अंदर है, तो उसको देख लेना, ठीक है, उसके बाद आंसर कर देना। जैसा मैंने बोला इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं, तो आंसर यहीं पे लिखा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बोला गया है, तो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको।
अब आर्ग्यूमेंट फेवर में क्या आते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंप्रूव करेगा, ये जल्दी से जल्दी केसेस को का निपटारा किया जा सकता है। इंडिविजुअल प्राइवेसी को इंश्योर करता है, बिकॉज इसके अंदर में आपको क्या बोला गया, एक तो रिटन कंसेंट बोला गया, ऊपर से डाटा बैंक बनाया, फिर डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड बनाया, फिर नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है यूज़ किया जा सकता है, आपका डीएनए वगैरह है उसका यूज़ किया जा सकता है नेशनल इंटरेस्ट, तो उसको भी सर्व करेगा ये। फिर गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी बॉडी बना दी, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि मिसयूज़ वगैरह इसका किया जाएगा कुछ। और कुछ आर्ग्यूमेंट जो कि अगेंस्ट हैं, उसमें प्राइवेसी का काफ़ी बड़ा मुद्दा आता है कि प्राइवेसी इंडिया में वैसे भी, मतलब अगर आपने मान लो इंडिविजुअल वगैरह का डाटा वगैरह काफ़ी लीक हो सकता है। आधार की बात कर लेंगे, आधार के भी काफ़ी ज़्यादा केसेस मतलब इस टाइप के आए कि उसका डाटा लीक हुआ। तो इस टाइप के अगर केसेस आते हैं जिसके अंदर में डीएनए का डाटा वगैरह लीक होता है आपका, तो आप पूरी इंडिविजुअल की डिटेल वगैरह बाहर पब्लिक डोमेन के अंदर रख दोगे। और राइट टू प्राइवेसी अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया ये फंडामेंटल राइट है, तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है। फिर बोला गया सिविल मैटर के अंदर में भी, जैसे हमने बोला सिविल मैटर के अंदर में पैटर्निटी, मदर फादर चेक करना कौन है आपका, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इमिग्रेशन जैसे इश्यूज़ के अंदर में यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसे इश्यूज़ के अंदर में कई बार मिसयूज़ भी किया जा सकता है इसका। जैसे मान लो आपको चेक करना है रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में, अगर आपने उनको डिपोर्ट करना है और उनके द्वारा रिलीजन वगैरह चेंज करके वो किसी और नाम से वहाँ पे रह रहे हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर में आप चेक कर सकते हो डीएनए के लिए, बिकॉज उनके पर्टिकुलर सेगमेंट आप डीएनए से, मतलब अगर आपको आ गया यूज़ करने के लिए कि डीएनए का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, तो उसमें आप समझ सकते हो, इस लाइन को जोड़ सकते हो। माइग्रेशन से रिलेटेड भी आप पता कर सकते हो कि कहाँ से लोग कहाँ पे मूव किए। जैसे यूरोपियन लोग हो गए, उनमें जीन वगैरह चेक की जा सकती है, कोई स्पेसिफिक जीन जो कि किसी और पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर पाई जाती हो। फिर आप चेक कर सकते हो, आप पैटर्न बना सकते हो कौन सी पॉपुलेशन कहाँ से माइग्रेट कर रही है किस एरिया के अंदर में, तो उससे हमें इवोल्यूशन में हेल्प मिलती है, माइग्रेशन की स्टडी में हेल्प मिलती है, हिस्ट्री के अंदर में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं। लैंग्वेज के अंदर में हेल्प मिल सकती है, कौन सी लैंग्वेज कहाँ से आई, कौन से लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फिर डीएनए, मतलब इनका काफ़ी यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी वाइड फील्ड है, अगर आपको ऑप्शन आती हैं तो उसके अंदर में आपको ढंग से देखना पड़ेगा, और जनरली ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। तो ये आते हैं आर्ग्यूमेंट। सेकंड थर्ड आर्ग्यूमेंट आता है इसके अंदर में परफंक्टरी कंसेंट, मतलब ऐसे नाम नाम की कंसेंट जिसके अंदर में फॉर्मेलिटी काइंड की कंसेंट, क्योंकि मैजिस्ट्रेट जो है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या उसके अब जो हमारे कोर्ट होंगे, वो ओवरराइड कर सकते हैं। आपको बोला तो है रिटन कंसेंट लोगे, अगर 7 साल से कम उम्र की सजा है तो रिटन कंसेंट, 7 साल से ऊपर बिना कंसेंट के भी काम चलेगा। लेकिन मैजिस्ट्रेट जो है वो ओवरराइड कर सकता है इसको, तो ये मतलब नाम की बात है, रिटन कंसेंट कहाँ बची जब मैजिस्ट्रेट ओवरराइड कर सकता है तो। और इसके अंदर में कोई फिक्स प्रोविज़न नहीं बताया हुआ है अभी कि मैजिस्ट्रेट कौन कौन से केसेस में ओवरराइड कर सकता है। फिर यहाँ पे डीएनए की प्रोफाइल उसको स्टोर किया जाएगा। जैसे मान लो आप सस्पेक्ट हो, एक केस के अंदर में एक ऑफेंडर है, ठीक है, एक विक्टिम है और 10 सस्पेक्ट और भी हैं उसके अंदर में कि वो उसके साथ ऑफेंडर के साथ में मिले हो सकते हैं। अब उनको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, अनकन्विक्टेड जो पर्सन होंगे, जिनको अभी सज़ा वगैरह नहीं हुई, जिसके अंदर ऑफेंडर भी आ जाएगा, सस्पेक्ट भी आ जाएगा, उन सब का डीएनए वगैरह भी आप स्टोर करोगे। तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इनको कैसे मैनेज किया जा रहा है आपके द्वारा। और अगर आपने एविडेंस को इम्प्लांट करना है तो आप किसी इंडिविजुअल का डाटा वगैरह ले सकते हो और उसको जो हमारा डाटा बैंक है वहाँ पे उसको मिसप्लेस कर सकते हो, मतलब अगर कोई हाई प्रोफाइल केस है उसके अंदर में ऐसा भी किया जा सकता है। फिर रोबस्ट डाटा प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास डीएनए का जो डाटा वगैरह होगा, उस डाटा की प्रोटेक्शन करने के लिए जर्नल जो लॉ है डाटा प्रोटेक्शन का, वो इंडिया के अंदर में नहीं है। हमारा लॉ वगैरह भी बन रहा है प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन के लिए लॉ, उसके ऊपर काफ़ी डिबेट वगैरह चल रही है, लेकिन हमारे पास लॉ ही नहीं है उसके लिए। तो फिर डीएनए तो उससे भी काफ़ी हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन है। तो ये सब इसके अंदर में कुछ हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं, आर्ग्यूमेंट आते हैं इसके अगेंस्ट। तो नेक्स्ट आता है फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, जो हमने बिल देखा अभी, वो फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक में बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ही बिल लाया गया है। और फॉरेंसिक साइंस के अंदर में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि हमने क्रिमिनल सिविल लॉ जो हमने पीछे देखे उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। और ये कुछ टूल आते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ किए जा सकते हैं। इनको वैसे तो ये डिटेल में काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, लेकिन इनको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये हमारे नीट वगैरह एस्पिरेंट उनके लिए काम आते हैं, यहाँ पे उतना काम नहीं आता। तो इसके अंदर में हमारे जैसे रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पोलीमॉर्फिज्म, पोलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, पीसीआर के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। पीसीआर का पोलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका क्या मतलब, जैसे आप गए एक क्राइम सीन के ऊपर गए, वहाँ पे आपको छोटा सा फ्रेगमेंट मिला डीएनए का, तो छोटा सा फ्रेगमेंट है, उसको चेक करना है आपने किस इंडिविजुअल का है। वो हो सकता है कई बार मिस हैंडलिंग की वजह से वो ख़राब हो जाए सैंपल, तो उसको क्या किया जाता है, पीसीआर टेक्नोलॉजी से उसकी कॉपी बना लेते हैं। उसकी आप मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो, ठीक है। तो उसकी काफ़ी सारी कॉपी बना लेंगे, फिर आपके पास कॉपी है तो एक अगर ख़राब ही हो जाता है तो दूसरे से चेक कर सकते हो, तीसरे से, चौथे से, उसको बोलते हैं पीसीआर टेक्नोलॉजी। तो ये पीसीआर ध्यान रखना। बाकी रैंडम एम्पलीफाइड पोलीमॉर्फिक डीएनए
इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स एनालिसिस, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस, वाई क्रोमोसोम मार्कर एनालिसिस एंड एएलयू रिपीट एनालिसिस। अब इसमें क्या याद रखना है, इसमें सिर्फ इनका मतलब एक बार नाम आपने देखा होना चाहिए। जैसे आपको बोल दिया कि वाई क्रोमोसोम मार्कर एनालिसिस समटाइम्स सीन इन न्यूज़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इस टाइप का क्वेश्चन या 3-4 आपको यहाँ से डाल के दे दिए कि बोला गया रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एंड रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए समटाइम्स सीन इन न्यूज़ आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। और उसके अंदर में नीचे ऑप्शन के अंदर बोला गया कि डीएनए रेगुलेशन बिल, इस टाइप के ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं सिंपल से। तो आपको पता होगा बायोटेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया जा रहा है, अगर बायोटेक्नोलॉजी ऑप्शन में होगा तो करेक्ट होगा, अगर उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगा तो भी करेक्ट होगा ये, और अगर आपको ऑप्शन के अंदर में फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड हुआ तो भी करेक्ट होगा। तो ऐसे नाम सुने होने चाहिए आपके कि हाँ मतलब अगर रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इस टाइप का आता है कुछ, तो कई बार ऐसा होता है पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में किसकी बात की जा रही है, कौन सी एरिया की बात की जा रही है। नीचे यहाँ पे बोल दिया कि क्लोनिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो इस टाइप के ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे, थोड़ा ध्यान रखना इनके बारे में। स्कोप की बात करते हैं तो इसको यूज़ किया जा सकता है, आपको डीएनए सस्पेक्ट होता है क्राइम के अंदर, उसको आपको पकड़ना है, कोई पर्सन रॉन्गली एक्यूज्ड है उसको आप एक्सोनरेट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप क्राइम वगैरह या कैटास्ट्रॉफ, अगर कोई डिज़ास्टर वगैरह आ जाता है उसमें बॉडी वगैरह आपकी गायब हो जाती हैं, कई बार फेस वगैरह पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है, तो बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए का यूज़ कर सकते हो। पैटर्निटी के लिए और अदर फैमिली रिलेशनशिप आपने अगर फादर मदर फाइंड आउट करना है उसके लिए। एंडेंजर्ड और प्रोटेक्टेड स्पीसीज़, उनके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो आपके एरिया के अंदर में, इस एरिया के अंदर में टाइगर वगैरह है, तो आपने उसका डीएनए वगैरह ले लिया, उसका जो स्टूल वगैरह होगा उस एक्सक्रीटा, उससे आपने डीएनए उसका एक्सट्रैक्ट करके रख लिया। फिर मान लो उसकी पोचिंग वगैरह होती है और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाया जा रहा है, तो आप उस पोचिंग के अंदर में तो ऐसा नहीं होगा पूरा ऑर्गेनिज्म होगा, तो या तो उसका दांत हो जाएगा या स्किन लेके जा रहे होंगे, तो वहाँ से डीएनए निकाल के इससे मैच करके डाटाबेस से पता कर सकते हो कि ये वाला जो टाइगर था यहाँ पे किल करके इस एरिया से लेके जा रहे हैं इसको, तो उसमें यूज़ किया जा सकता है। डिटेक्ट बैक्टीरियल एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट में पॉल्यूट एयर, वाटर, सॉयल, फूड, तो इसके अंदर में भी हम फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर में हमारे पास माइक्रोबियल फॉरेंसिक्स एक ब्रांच होती है, उसका यूज़ किया जा सकता है। बैक्टीरिया वगैरह, इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह उनका पता किया जा सकता है, ठीक है, उनके डीएनए को स्टडी करके। फिर ऑर्गन डोनर को उसके रेसिपिएंट से मैच किया जा सकता है डीएनए के थ्रू। बेसिक वही काम करेगा जो डीएनए हमने स्टडी किया हुआ है, ठीक है, वही बेसिक काम कर रहा है, वैसा ही डीएनए उसको हम मैच करके पता कर सकते हैं कौन सा ऑर्गन है, कौन सी बॉडी से आ रहा है ये, ठीक है, तो वो सब चीज़ें देख सकते हैं। पेडिग्री एनालाइज कर सकते हैं सीड और लाइफ स्टॉक ब्रीड की। इसका क्या मतलब हुआ, पेडिग्री एनालाइज करने का मतलब जब हम सुपीरियर क्वालिटी की कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे काऊ और बुल, तो जब हम मीटिंग के लिए उनको सेलेक्ट करते हैं तो हम इसका जेनेटिक मटेरियल उसको टेस्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हम चेक कर सकते हैं कि इसके पेरेंट्स वगैरह वो कितने सुपीरियर थे, तो क्या ये मतलब एक अच्छी जनरेशन से आ रहा है या मिक्सचर हो चुका है इसके अंदर में, ठीक है, या ये मिक्सचर है मतलब एक इन्फीरियर काऊ और सुपीरियर बुल से मिलके बना हो, या दोनों सुपीरियर थे उससे मिलके बना हो, तो इसको बोलेंगे हम पेडिग्री सिलेक्शन। जिसके अंदर लाइफ स्टॉक वगैरह होती हैं उनको चेक करते हैं कि मतलब हाई क्वालिटी की होनी चाहिए वो, ऐसे जब भी आप उनको सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हो। और उसके अंदर में भी जैसे मान लो हाई क्वालिटी की अगर आपकी कैटल है, तो आप ट्राई करोगे कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी वो हाई क्वालिटी के अंदर रहे ताकि उसका यूज़ किया जा सके, ऐसा नहीं कि उसके अंदर मिक्स कर दो इन्फीरियर क्वालिटी की, तो उसको चेक किया जा सकता है, उसका यूज़ किया जा सकता है। फिर ऑथेंटिकेट करना हो आपने कंज्यूमेबल, या आपने डिटेक्ट करने हो अडल्ट्रेशन डिटेक्ट करनी है, जैसे वाइन कैवियर एक खाने की डिश होती है उनके अंदर में डिटेक्ट करनी हो, तो आप देख सकते हो किस चीज़ से वो मिल के बनी होती हैं, उसकी प्योरिटी को चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, ये बस आपको ध्यान रखना है, ये काम आएंगी आपको अगर पूछा गया ऑप्शन के अंदर में कि फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, या आपको जनरली ये भी पूछ लिया गया जो हमारा डीएनए बिल है पीछे वो किन किन चीज़ों के लिए काम आ सकता है, तो डीएनए इन सब एरियाज़ के लिए काम आ सकता है। और अगर स्पेसिफिक पूछा गया कि फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, तो वो भी आप बता सकते हो। उसके अलावा इन चीज़ों के अंदर में ये इनका बेसिक क्या है, डीएनए सीक्वेंसिंग जो स्टडी की हुआ वो उनका बेसिक है, तो डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अगर उसके अंदर में भी घुमा फिरा के लंबा सा क्वेश्चन आता है वो भी इसके अंदर में सॉल्व हो जाएगा। फिर बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन सी टेक्निक आई, क्राइम सीन से अगर आपने डिटेक्ट करना है इंडिविजुअल का डीएनए आपने कलेक्ट कर लिया, अब आपको डिटेक्ट करना है कि क्या ये क्राइम सीन का डीएनए उस इंडिविजुअल से बिलोंग कर रहा है जिसको हम बोल रहे हैं वो परपिट्रेटर है, क्या ये उससे बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है, वो चेक करने के लिए हम फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। फिंगरप्रिंटिंग का क्या मतलब होता है, हमारे जो हाथ होता है उसके अंदर में यूनिक काइंड के पैटर्न होते हैं जिनको जब आप लगाओगे तो मतलब थंब की इंप्रेशन वगैरह तो वो यूनिक होती है, वो हर एक इंडिविजुअल में वेरी करती है, उसके कारण आपका फिंगरप्रिंट होता है वो, उससे आपको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसी तरीके से डीएनए के अंदर में भी एक यूनिक पोर्शन होता है
जिसको स्टडी किया जा सकता है वो हर पर्सन के अंदर यूनिक होता है, उसको स्टडी करके आप पता कर सकते हो कौन सा पर्सन है ये। तो इसके कुछ और नाम है जो आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में ध्यान होना चाहिए। अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑप्शन में नहीं आया और वहाँ पे लिखा डीएनए प्रोफाइलिंग, तो वो भी इसी को बोला जा रहा है। डीएनए टेस्टिंग भी इसी को बोला जा रहा है। डीएनए टाइपिंग भी इसको बोला जा रहा है। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी इसको बोला जा रहा है। जीन मैपिंग भी इसको बोला जा रहा है। और ये यूज़ किया जाता है इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए। बेसिक प्रिंसिपल इसमें ये यूज़ किया जाता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ATGC है, वो सबके अंदर में सेम होता है, हर एक इंडिविजुअल में सेम होता है। लेकिन बेस पेयर कैसे ऑर्डर होंगे, जैसे A आया, G आया, T आया, C आया, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है इंडिविजुअल के अंदर में। और उसके अंदर में भी 99.9% जो ह्यूमन का DNA सीक्वेंस है वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, 99.9 मतलब हर इंडिविजुअल में, मुझ में, आप में, किसी और इंडिविजुअल के अंदर में, सब के अंदर में 99.9% सिमिलर होते हैं DNA के सीक्वेंस। जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, इंडिविजुअल डिफरेंस हमारे अपीयरेंस में, इंटेलिजेंस में, वो हमारा आता है 0.1% वाले एरिया के अंदर में। ठीक है, तो 99.9 ये आपको याद रखना है, आपको ऑप्शन के अंदर में डाल सकते हैं डायरेक्टली। और 0.1 जो ह्यूमन DNA है वो यूनिक है ह्यूमन के अंदर में। अब उसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका सीक्वेंस सेम है तो वो सेम तरीके से प्रोटीन वगैरह बनाएगा। उसके अंदर में काफ़ी वेरिएशन हो सकती हैं जो कि एपिजेनेटिक्स में आता है। लेकिन ये सिर्फ आपको टर्म ऐसे याद करनी है, डायरेक्ट मतलब सीधा बोला जा सकता है। जैसे NCERT में डायरेक्ट लिखी हुई है ये, तो क्वेश्चन के अंदर भी आपको डायरेक्ट डाल देंगे कि 99.9% DNA हमारा सेम होता है, या बोल दिया 80% हमारा DNA सेम होता है। और इसको डिस्कवर किया था टेक्निक को, DNA फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को 1984 के अंदर में बाई सर एलेक्स जेफरी, इनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। और इंडिया के अंदर में कौन लेके आया था, इंडिया के अंदर में इसको 4 साल के बाद में लालजी सिंह, उनको बोला जाता है इंडिया के अंदर में DNA फिंगरप्रिंटिंग का फादर, वो लेके आए थे। उन्होंने इंडिया के अंदर में फर्स्ट टाइम इसको किया था 1988 के अंदर में। अब इसके अंदर में हमारे पास में एक तो 20,000 के करीब में DNA टेस्ट किए जाते हैं वो एक ईयर के अंदर में, जो मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन और ज़्यादा करने की आवश्यकता है, उसके लिए DNA के लिए बिल लेके आए हम। अब इसके अंदर में थोड़ी हमारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी होंगी, मतलब थोड़ी हमारी साइंटिफिक चीज़ें होंगी, और जो कि मतलब मुझे नहीं लगता उतनी ज़्यादा काम की होंगी हमारे लिए। हमारे लिए कुछ बेसिक चीज़ें होंगी, वो काम की होंगी इसके अंदर में। लेकिन मैं वो भी आपको करवा दूंगा, थोड़ा आपको समझ आ जाए मतलब कौन सी चीज़ें कैसे हैं। तो जो एडवांस जाना चाहते हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल पे देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको ये बीच में ये भी बताऊँगा कि अगर मान लो आपको ये चीज़ें समझ ना आए, जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे तो ईजी है, थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें ना आए तो मैं आपको बता दूँगा, 3-4 लाइनें याद करनी है बस, उससे काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो अब DNA के अंदर हमें क्या समझना है, DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम रीजन ऑफ DNA सीक्वेंस कॉल्ड रेपिटेटिव DNA। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या बोला जा रहा है, रेपिटेटिव DNA यूज़ की गई टर्म, फिर बल्क जीनोमिक DNA यूज़ की गई टर्म, फिर सैटेलाइट DNA टर्म यूज़ की गई यहाँ पे। उसके बाद में माइक्रो सैटेलाइट के अंदर में शॉर्ट टेंडम रिपीट, फिर मिनी सैटेलाइट में VNTR का यूज़ किया गया। तो इनका क्या मतलब आ रहा है, हमने आइडेंटिफाई करना है DNA को, तो हमने बोला 99.9% हमारा जो DNA है वो हमारा सेम आ रहा है, सिर्फ 0.1% हमारा डिफरेंट आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इनका सीक्वेंस जो है सेम है, हमें इस 0.1 के अंदर में आइडेंटिफाई करना है क्योंकि ये यूनिक है इस इंडिविजुअल में, और इस इंडिविजुअल में 99.9% जो DNA होगा वो सेम होगा। 0.1% का डिफरेंस है दोनों में। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो डिफरेंस हम इसी में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम चले गए क्राइम सीन के ऊपर में। क्राइम सीन के मान लो वहाँ पे ब्लड की एक ड्रॉपलेट गिरी हुई है, वहाँ से हमने ब्लड का सेल उठाया और उससे हमने DNA निकाला। ठीक है, ये हमारे पास में DNA आ गया, उससे हमने DNA निकाल लिया। अब हमें पता है कि इस DNA के अंदर में 99.9% तो हमारा सीक्वेंस सेम आ रहा है। अब इसके अंदर में DNA की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, क्रोमोसोम के ऊपर में, वो सब चीज़ें मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, उससे आपको कॉम्प्लिकेशन होगी और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इतना डीप में जाके क्वेश्चन भी नहीं आएगा। हमें सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझना है, चाहे थोड़ा कम साइंटिफिक हो जाए। ठीक है, तो DNA हमने निकाल लिया अब यहाँ से। अब DNA के अंदर 99.9% हमारा जो DNA सीक्वेंस है वो सेम है। तो हमें फाइंड करना है, मान लो ये हमारे पास में 0.1 सीक्वेंस है, ये हमारा, इसको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 99.9% वाले को हम डिफरेंट मतलब इसको बाहर निकाल देंगे। तो उसके लिए हम डेंसिटी ग्रेडियंट की मदद से इसको बाहर निकाल देंगे। या ये सिंपल सी बात ये समझ लो कि उसको हम बाहर निकाल देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, ये बचा अब हमारे पास। अब ये वाला जो पार्ट होता है इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है कि ये रिपीटेटिव DNA का सीक्वेंस होता है। इसके अंदर में काफ़ी सारे सीक्वेंस रिपीटेटेड होते हैं। जैसे यहाँ बोला गया रिपीटेटिव DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं हम डिफरेंस, किसमें, रिपीटेटिव DNA। किसको बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है इस 0.1% को। ठीक है, उसके अंदर में आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब हम
जो हमारा बल्क जीनोमिक डीएनए, ये आया बल्क जीनोमिक डीएनए और ये रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये 90% ऐसे और इसको डिवाइड कर लो तो ये बन गए, ये जो टर्म लिखे हुए हैं इनका ये मतलब है कि रिपीटेटिव जो डीएनए है उसके अंदर में फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस, क्योंकि उसी के अंदर डिफरेंस है, बाकी में तो है नहीं। और रिपीटेटिव डीएनए क्यों बोला गया इसमें, क्योंकि इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस हैं। जैसे मान लो ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए, इसको मतलब डीएनए तो वैसे ऐसे होगा लेकिन इसको समझ लो इस टाइप का डीएनए है, तो इसके अंदर में सीक्वेंस होंगे जो कि रिपीट कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे है AGTC, फिर ये रिपीट कर रहा है AGTC, फिर ये रिपीट कर रहा है, फिर ये रिपीट कर रहा है, फिर ये रिपीट कर रहा है, फिर ये रिपीट कर रहा है। और ये जो रिपीटिशन के सीक्वेंस होते हैं ये डिफरेंट होते हैं इंडिविजुअल के अंदर में। जैसे मान लो ये 5 बार रिपीट किया, ठीक है, एक इंडिविजुअल में 5 बार रिपीट किया, दूसरे इंडिविजुअल में 4 बार रिपीट कर रहा है ये, तो वो सब सीक्वेंस हमें फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। उनको फाइंड आउट करके आपको पता लग जाएगा ये 4 बार रिपीट कर रहा है, ये 5 बार, ये 4 बार रिपीट कर रहा है, तो ये दोनों इंडिविजुअल मैच नहीं कर रहे। अगर आपका 5 बार कर रहा है, उसका 5 बार कर रहा है, तो आपका मैच करेगा, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रिपीटेटिव डीएनए। अब हमने क्या किया, जो हमारा पूरा डीएनए था उसको हमने सेपरेट किया, उससे हमने बल्क जीनोमिक डीएनए या जो हमारा 99.9% था उसको बाहर निकाल दिया और बचा 0.1%, जिसको हम रिपीटेटिव डीएनए बोलेंगे या उसी को हम सैटेलाइट डीएनए भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा हमारा पार्ट बचा। अब उस थोड़े से पार्ट की कुछ खासियत ये है कि वो रिपीटेटिव है, ठीक है। अब रिपीटिशन के अंदर में भी उसके अंदर में कुछ छोटे रिपीट होंगे। जैसे अगर ये रिपीट होने लगा, हम जो है रिपीटिशन के लिए, जैसे डीएनए की लैंग्वेज क्या है, डीएनए की लैंग्वेज है ATGC, जो हमने देखा हुआ है 4 अक्षरों से मिलके बनी हुई है, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोलेंगे, 1 2, ठीक है। हम इतनी सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमें समझने की आवश्यकता नहीं, हमें बस कंसेप्ट समझना है कि एक्चुअल में क्या किया जा रहा है इसमें। तो हमने पहले क्या समझा, हमने सेल के न्यूक्लियस से निकाल लिया डीएनए, ठीक है, ये डीएनए निकाल लिया। अब इसका 99.9% उसको बाहर निकाल लिया, जिसको बोलेंगे बल्क जीनोमिक डाटा, और 0.1% जिसको बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए, उसको हमने बाहर निकाल लिया। हमारा जो मेन काम है वो है इस रीज़न से, सैटेलाइट वाले से, इससे हमें कोई काम नहीं है। और इसको रिपीटेटिव डीएनए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं डीएनए के। कैसे, जैसे ये, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरीके के रिपीटेटिव इसके अंदर में डीएनए होंगे, सीक्वेंस होगा डीएनए का, ठीक है। अब ये बातें हम समझ गए। अब रिपीटिशन भी इसके अंदर में 2 प्रकार की हो सकती है। एक छोटी रिपीटिशन, मतलब 3 बार रिपीट हो गया कोई, तो वो छोटी रिपीटिशन, उसको बोलेंगे हम माइक्रो सैटेलाइट या शॉर्ट टेंडम रिपीट। मतलब वो शॉर्ट, एक तो रिपीट है, ठीक है, और शॉर्ट है, छोटा सा है ये। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि ये क्या है, छोटा। और एक जिसको बोला जाएगा मिनी सैटेलाइट रीजन, उसके अंदर में VNTRs होंगे। VNTR भी सेम, मतलब सेम रिपीट है, लेकिन वो बड़े रिपीट हैं। जैसे मान लो 5 रिपीट हैं ये, ठीक है, तो VNTR बड़े रिपीट, STR हमारे छोटे रिपीट। तो ये बात समझ में आ गई, STR VNTR हमें समझ में आ गया। अब इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। हमने क्या बोला, हम क्राइम सीन के ऊपर गए, वहाँ से डीएनए निकाला, ठीक है। वहाँ पे मतलब कोई डीएनए भी देखेंगे कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से। तो क्राइम सीन के ऊपर हम गए, वहाँ से हमने सेल निकाला, सेल के न्यूक्लियस से हमने डीएनए निकाल दिया। अब ये हमारा डीएनए, हमने क्या किया, इसका जो मेजर पार्ट था जिसको बल्क जीनोमिक डीएनए बोल रहे थे 99.9%, उसको बाहर निकाल दिया, सेपरेट किया। 0.1% जो कि रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए है, उसको हम यूज़ करेंगे, उसी का हम यूज़ करेंगे, दूसरे वाले का हम यूज़ नहीं करेंगे। अब इसके अंदर में भी क्या यूज़ करेंगे, इसके अंदर यूज़ करेंगे, इसके अंदर मैंने आपको बताया रिपीटिशन होती है, काफ़ी सारे सीक्वेंस हमारे रिपीट हो रहे होंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हम यूज़ करेंगे। अब इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं माइक्रो सैटेलाइट में, मिनी सैटेलाइट में। माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट में आएगा STR और मिनी सैटेलाइट में VNTR। अभी माइक्रो सैटेलाइट मिनी सैटेलाइट ना याद हो, सिंपल भाषा में याद करना कि STR VNTR क्या है। STR छोटे छोटे रिपीट हैं, VNTR बड़े बड़े रिपीट हैं, इनका हम यूज़ करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो आपको इस तरीके से आ सकता है कि VNTR या STR समटाइम्स इन यूज़ किस कंटेक्स्ट के अंदर आते हैं, तो आपको उसमें आपको बताना पड़ सकता है। या डीएनए के अंदर कौन सी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, तो VNTR और STR दोनों को यूज़ किया जा सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, आपको करनी है तो हमने क्या समझा, डीएनए 99.9% उसको बाहर निकालेंगे, फिर बचेगा सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए दो टाइप का हो सकता है, माइक्रो हो सकता है, मिनी हो सकता है। माइक्रो के अंदर में STR होगा जो कि छोटे रिपीटेटिव सीक्वेंस होंगे, जैसे 1 2 1 2 1 2, तो ये हमारे पास में मान लो 3 सीक्वेंस हैं, तो बोल दिया हमने STR। VNTR थोड़े बड़े होंगे 5, तो उसको बोल दिया हमने VNTR। और फुल फॉर्म इसकी वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट इनका यूज़ कर लिया, ठीक है। और जो सैटेलाइट डीएनए होता है, जो हमने देखा जो 0.1% था, वो नॉर्मली कोड नहीं करता किसी प्रोटीन के लिए, ठीक है।
तो ये भी जस्ट टर्म है, आपको 4 ऑप्शन के अंदर डाल दिया, उसके अंदर बोल दिया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए, उसका यूज़ किया जा सकता है। तो उसका यूज़ नहीं करते, सेटेलाइट डीएनए का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, कौन से डीएनए को यूज़ करेंगे। उसके अंदर में आपको बोला गया कि डीएनए के अंदर में बोल दिया होल डीएनए सीक्वेंस, एक पहला ऑप्शन आ गया। दूसरा आ गया बल्क जीनोमिक डीएनए आ गया ऑप्शन। तीसरा इसके अंदर में बोल दिया कि रिपीटिटिव डीएनए का यूज़ किया जा सकता है हमारे द्वारा, ठीक है। चौथे के अंदर में एसटीआर वीएनटीआर का नाम जोड़ दिया। तो इसके अंदर में हमें पता है कि रिपीटिटिव डीएनए उसका यूज़ किया जाता है और एसटीआर वीएनटीआर भी उसी के पार्ट हैं। तो ऑप्शन के अंदर में अगर 3-4 आ गया तो 3-4 को करेक्ट कर देना और ये दोनों गलत हो गए, उसके लिए ये काम आ जाएगा। समझ आ गया तो ठीक, नहीं तो रट्टा मारो। अब आते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि डीएनए कहाँ कहाँ से आपका आइसोलेट किया जा सकता है। कि बोला जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्शन आर करेक्ट अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब उसमें बोला जा सकता है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैन बी डन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसके अंदर में आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से डीएनए की सीक्वेंसिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए का सैंपल ले सकते हो। सैंपल कहाँ से मिलेगा, जो सबसे कॉमन है वो तो ब्लड, ये तो बच्चे को भी पता है, ब्लड से निकलेगा। बक्कल स्वैब, अगर आप सलाइवा वगैरह निकालोगे, मुंह से निकालोगे, उससे भी काम चल पड़ेगा। हेयर से काम चल पड़ेगा, पर्सन के बोन से काम चल पड़ेगा, टीथ से काम चल पड़ेगा, फिंगर नेल से काम चल पड़ेगा, या कोई टिश्यू इंटरनल ऑर्गन है, ब्रेन है, मसल है, स्किन है, उन सब से काम आपका चल पड़ेगा। तो ये तो सब कॉमन है। उसके अलावा अगर आपको पता है जैसे आप सोते हो तो आपके काफ़ी सारे सेल मरते जाते हैं, नए नए सेल बनते जाते हैं। तो सुबह आपके बेड से भी आपका डीएनए सैंपल लिया जा सकता है, वहाँ पे भी डेड सेल होंगे। उसके अलावा आपके जो आप कपड़े पहनते हो उनसे भी लिया जा सकता है, उनके अंदर में भी कई बार सलाइवा, ब्लड वगैरह अगर आपका है, या सीमन आपका फ्लूइड है, उसको यूज़ किया जा सकता है। आपकी क्लोथिंग से, कॉलर वगैरह से, वेस्ट बैंड वगैरह होते हैं, हैट, उनका यूज़ किया जा सकता है। सिगरेट का जो खोखा होता है उससे, क्योंकि उसमें आपका सलाइवा लगा होगा। टूथब्रश से, हेयर से ले सकते हो आप, ठीक है। अदर आपके कॉन्डोम, गम्स या कोई और फेमिनाइन प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर में ये सब चीज़ें लगी हो सकती हैं, या आपका स्किन सेल वगैरह गिरे हों, या आपका ब्लड हो, बक्कल स्वैब, हेयर, बोन, मतलब इन सब चीज़ों से अगर कोई अटैच्ड हो। जैसे आप फाइट कर रहे हो किसी के साथ में, तो उस टाइम आपके नेल्स के बीच में उसकी स्किन आ जाती है, उसके बाल आ जाते हैं, तो उसको यूज़ किया जा सकता है आपके द्वारा फाइट करते वक्त। आपकी जो क्लोथिंग वगैरह होगी उसके साथ में जब पर्सन अटैच करता है तो उस टाइम हो सकता है। या आप जैसे ग्लास वगैरह को टच कर रहे हो तो उस टाइम भी हो सकता है कि आपके जो सेल वगैरह हैं वो उसके साथ में अटैच हो जाएं। तो इनका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़े एडवांस लेवल के ऊपर है, ये हर कोई नहीं, मतलब इसके लिए थोड़ी सोफिस्टिकेशन है। ये तो नॉर्मल है, इसको तो जो नॉर्मल इसके अंदर में क्वालिफाइड होगा वो पर्सन इसको कर सकता है। फिर आता है इसका प्रोसेस। फर्स्ट तो हमने क्या कर लिया, डीएनए को आइसोलेट किया, फिर उसको कट सॉर्टिंग करेंगे। ये मतलब लिखे हुए हैं, इनको देखने के लिए रहने देना। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ क्या प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, उसके बाद में ज़्यादा इनके ऊपर मत जाना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया ब्लॉटिंग टेक्निक समटाइम्स इन न्यूज़, या आपको बोला जा सकता है कि ब्लॉटिंग टेक्निक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूज़ ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए। तो इस टाइप का मतलब क्वेश्चन आ सकता है। तो ये काफ़ी डीप होगा, वैसे मैं समझता नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ये पूछ लिया तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये काफ़ी नॉर्मल है, इसको पूछा जा सकता है। ये थोड़े ज़्यादा ट्रिकी है। तो अब स्टेप देख लेते हैं। स्टेप के अंदर में सबसे पहले हम जाएंगे लोकेशन के ऊपर, वहाँ से निकालेंगे डीएनए। हमने सेल से निकाल लिया डीएनए उसके न्यूक्लियस से। अब मैंने उस न्यूक्लियस से बता दिया आपको कि उससे हम जो मेजर उसका पार्ट है 99.9% उसको बाहर निकाल दिया। 0.1% जिसको सेटेलाइट डीएनए बोलेंगे, जिसके अंदर में रिपीटेड सीक्वेंस हैं, वीएनटीआर, एसटीआर हैं, उसको हम निकालेंगे, उसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक और बात आपको समझनी है, जैसा हमने देखा कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है, किसी का डीएनए मैच करना है, जैसे मान लो एक जानवर वगैरह मरा हुआ है किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, आपको पता करना है कि मतलब उसका मतलब थोड़ा बहुत बचा हुआ है, आपको पता करना है क्या ये बकरी थी या शेर था या क्या था। तो उन चीज़ों को अगर आपने पता करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पहले से मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए जिसका आपको पता हो। जैसे हमने बोला 1-2 हम डिस्कस कर रहे थे, 1-2 मान के चल रहे थे डीएनए के जो लेटर हैं, हम जो ATGC हैं उन सबको ख़त्म करके सिंप्लिसिटी के लिए 1-2 लेके चले थे कि 1-2 सीक्वेंस है। ATGC के ऊपर हम इनको यूज़ कर रहे हैं 1-2 को। तो 1-2 अब बोला डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब कि 2 साइडें हैं, इसकी 2 साइडें हैं। तो एक इसके अंदर में डिसाइडेड है कि ए के साथ में टी अटैच होता है, ए के साथ में टी अटैच होता है। वैसे ही जैसे हमने 1 लिया तो 1 के साथ में मतलब
ए अटैच होगा मान लो, ठीक है, बी 2 के साथ बी अटैच होगा। तो ये यूनिवर्सल मतलब ये लॉ है डीएनए का कि ए के साथ 1 के साथ ए ही अटैच होगा, 2 के साथ बी ही अटैच होगा। तो अगर आपको पता है, जैसे मान लो आपको पता नहीं है कौन सा, आपके पास में 2 एरियाज़ हैं, ऐसे 2 सीक्वेंस हैं, लेकिन आपको पता नहीं इनमें से कौन 1 है कौन 2 है, तो आप क्या करोगे, ए बी आपने दूसरी वाला जो साइड का पार्ट है इसका, उसको आप लेके जाओगे इसके नज़दीक, और अगर बी इससे अटैच हो रहा है तो इससे हमें ये समझ आ जाएगा कि ये तो हमारा 2 ही था। अगर इससे ए अटैच हुआ तो इसको बोलेंगे हम कि ये 1 ही था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोब्स। प्रोब्स मतलब हमें पता, ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जिसके बारे में हमें पहले से पता है, जब उसको अटैच करेंगे हम किसी ऐसे डीएनए से जिसका हमें पता नहीं है, तो हमें पता लग जाएगा उसका, बिकॉज वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया हो कि 2 डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अगर इस प्लेस के ऊपर ए है, जी है, टी है, सी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हमने पहले डिस्कस किया ए के साथ में टी ही अटैच करता है और जी के साथ में सी अटैच करता है। तो अगर आपको एक साइड का सीक्वेंस पता है तो ऑब्वियस सी बात है इस साइड का सीक्वेंस बनाना ईजी है, ठीक है। इस साइड टी होगा, ऑब्वियस सी बात है इस साइड सी होगा, इस साइड अगर टी है तो यहाँ पे ए होगा, अगर इस साइड ये है तो यहाँ पे जी होगा। ये ऑब्वियस है, अगर आपको एक साइड पता है तो दूसरी साइड का पता किया जा सकता है। वैसा ही हम यूज़ करते हैं इसके अंदर में, अगर आपने डीएनए से कोई किसी चीज़ को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। कुछ प्रोब्स होते हैं हमारे पास, मतलब कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनका हमें पता होता है कि वो कहाँ पर अटैच होंगे, और उनके साथ में हम उनको देखने के लिए उनके साथ में रेडियो एक्टिव तरीके से उनको लाइट का यूज़ कर लेते हैं, किसी प्रोब्स के अंदर में लाइट का यूज़ कर लेते हैं, जैसे वो रेड कलर में दिखेंगी, ग्रीन में, वो यूज़ करते हैं और उससे फाइंड आउट कर लेते हैं ये वाला सीक्वेंस किस चीज़ का है। जैसा मैंने बताया कोई जानवर अगर मरा हुआ है तो उसका डीएनए हम निकाल सकते हैं, और उसको हमें, जैसे हमें पता है कि बकरी का हमने कुछ डीएनए प्रोब बना के रखे हुए हैं, ठीक है, उनसे हम पता कर सकते हैं। जो डीएनए प्रोब बनाए हो उनके बारे में तो हमें पता है, तो जो जिस चीज़ से अटैच करेंगे उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरी साइड का सीक्वेंस क्या था। तो वही यहाँ पे होगा, आइसोलेट करेंगे, डीएनए को बाहर निकालेंगे और डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको हम साइज़ के अनुसार सेपरेट करेंगे, बड़े वाला साइज़ छोटे वाला, उसके लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये बड़े वाला डीएनए इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, अब उसके बाद इसको रखेंगे जेल के अंदर, इस तरीके से जेल के अंदर रखा और यहाँ से इसको बिजली दी, इलेक्ट्रिसिटी दी। अब ये शॉर्ट आउट हो गए, मतलब यहाँ पे इस तरीके से बड़े वाला सीक्वेंस, छोटे वाला, छोटे वाला, छोटे वाला, ऐसे सीक्वेंस बन जाएंगे। तो 2 इंडिविजुअल के मान लो ऐसे बन गए, सीक्वेंस बन गए, बड़े वाला छोटे वाला, इस तरीके के पैटर्न बन गए उनके, ये साइज़ के अनुसार इस तरीके के पैटर्न बन गए। अब साइज़ के अनुसार मतलब कि जितने ज़्यादा रिपीट होंगे उनके अंदर में 1 2 1 2 1 2, अगर ऊपर मतलब 8 रिपीट हैं तो 8 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 1 रिपीट है तो 1 इधर आएगा, अगर ये 3 रिपीट हैं 3 नीचे आएगा, 4 रिपीट ऊपर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का उसको कर लेंगे। अब यहाँ पे समझो 2 इंडिविजुअल हैं, 2 इंडिविजुअल के अंदर हमने इस टाइप का काम किया, और उनके अंदर में हमें जैसे मान लो इस तरीके से है 1 2 3 4 5, अगर 5 सीक्वेंस थे रिपीटेड तो वो यहाँ पे आ जाएगा, 3 थे तो यहाँ पे आ जाएगा, और 1 था तो यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरे वाले इंडिविजुअल के अंदर में क्या था, उसके अंदर में एक आया 4 के ऊपर, ठीक है, एक 4 के ऊपर आया, दूसरा मान लो 2 के ऊपर आया। तो इससे क्या पता चलेगा, इन दोनों के अंदर में ये मैच नहीं कर रहा, किसी और इंडिविजुअल का करेंगे, अगर उसके अंदर में भी ये सीक्वेंस आया तो हमें पता लग जाएगा कि ये दोनों इंडिविजुअल सेम है, मतलब इसी का डीएनए था वो। तो हमने क्या किया, उसको डाला जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस की उसकी, उनको फ्रैगमेंट को तोड़ दिया, साइज़ के अनुसार उनको डिवाइड कर दिया। अब जेल के अंदर में तो वो आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि जेल हिलता रहता है, तो उसको हिलने से उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग के अंदर क्या करेंगे, ऊपर से मतलब उसको स्टेबलाइज करने के लिए ऊपर से आप नायलॉन की शीट रखोगे, नायलॉन की शीट रखोगे, और जो आपके ये वाले जो इसके अंदर में डीएनए के सीक्वेंस हैं वो उसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, ये उसके ऊपर चिपक जाएंगे। उस जेल के ऊपर तो वो हिल सकते थे, अब वो हिल नहीं पाएंगे, ठीक है। अब ये वाले जो सीक्वेंस हैं, ये वाले सीक्वेंस जो हैं इनको अच्छे से देखने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, इनके ऊपर VNTR प्रोब लगाते हैं। जैसा मैंने बताया ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये जाके उनके साथ में चिपकेंगे, इससे डीएनए की एक अच्छी पिक्चर बन जाएगी। और उसके बाद में इसको एनालिसिस करेंगे इसका ऑटो रेडियोग्राफी में, मतलब उसके बाद में ये जो प्रोब्स हैं, जो लेबल्ड प्रोब्स हैं, इनको देख सकते हैं हम इजीली, जब मतलब एक्सरे वगैरह इनके ऊपर फेंकेंगे तो कलर पिक्चर के अंदर दिखेंगे। अब ये जो राम कहानी पढ़ी अगर नहीं पता लगी तो छोड़ दो इसको, ठीक है, ये हमारे नीट नोट वगैरह उसके लिए काम आती है, ये मतलब उतना काम का नहीं है। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, देखो ब्लॉटिंग मैंने आपको बता दिया, स्टेबलाइज करने के लिए, डीएनए प्रोब को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ होता है। वैसे तो इसके चांसेस भी काफ़ी कम हैं, ये नीट टाइप के क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टडी करना पड़ेगा आपको। उसके अलावा ये सेटेलाइट डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए, इनके बारे में स्टडी कर लो, और VNTR
ये जो मैंने बताया ये बेसिक चीज़ें हैं, मतलब ये पता लग गई तो ठीक है, प्रोसेस ना भी पता लगे हो तो भी काम चल पड़ेगा। वैसे प्रोसेस में भी कुछ नहीं करना, बाहर निकालोगे, तोड़ोगे छोटे छोटे पार्ट में, साइज़ के अनुसार सेपरेट करोगे, प्रोबिंग करोगे उनके ऊपर में, और उसके बाद में उनको देखोगे, एक्सरे लगा के देखोगे, और देखने के बाद में कुछ इस टाइप की आपको दिखेंगे सीक्वेंस उनके। अब सीक्वेंस के अंदर में जैसा हमने बोला इस टाइप से हमारा ये सीक्वेंस हैं, सीक्वेंस बने हुए हैं हमारे, किस तरीके से रिपीटिशन हुई है उनके अंदर में। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, ये ब्लड की ड्रॉपलेट हमें मिली, क्राइम सीन से ब्लड की ड्रॉपलेट मिली, यहाँ से हमने डीएनए निकाल के उसका फिंगरप्रिंट इस टाइप का दिखेगा वो, ठीक है, इस टाइप का दिखेगा। अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक आया, फिर यहाँ पे एक दो, फिर तीसरी पोजीशन पे एक, तो इस तरीके से इनको सेपरेट करके रखा हुआ है जो हमने देखा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उसके बाद ब्लोटिंग करते हैं। अब यहाँ पे सस्पेक्ट हैं 4, 1 2 3 4, 4 सस्पेक्ट हैं, जिसका मैच करेगा इसके साथ वो आ जाएगा। जैसे फर्स्ट में फर्स्ट मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसमें 2 हैं, यहाँ पे इसमें 1 है, तो ये मैच नहीं कर रहा। इस केस में भी 2 हैं, तो मतलब ये नहीं हो सकता इंडिविजुअल। इसमें मैच कर रहा है फर्स्ट के अंदर में, सेकंड के अंदर में भी ये मैच नहीं कर रहा, साइज़ ये थोड़ा उसके नीचे है, ठीक है, और इसके अंदर में भी हमारा ये मैच नहीं कर रहा, तो ये नहीं आएगा। अब थर्ड के अंदर देखते हैं, थर्ड के अंदर ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच किया और पूरा मैच कर गया, मतलब तीसरा सस्पेक्ट उसका डीएनए था ये। तो ऐसे हम किसी इंडिविजुअल के बारे में पता कर सकते हैं। तो बेसिक बात है, जो मैंने चीज़ें बताई उनको देख लेना, बाकी ये वाली चीज़ें ना भी पता लगी हों तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना डिटेल में भी यूपीएससी नहीं पूछती। फिर एप्लीकेशन क्या जाएंगी, एप्लीकेशन सेम आ जाएंगी जो फॉरेंसिक वाली हैं, डीएन पैटर्निटी मैटर्निटी डिस्प्यूट सॉल्व करने हैं फॉरेंसिक साइंस में, तो पीछे वाली जितनी भी होंगी वो सारी आ जाएंगी। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में, और आपने इनहेरिटेड डिसऑर्डर को फाइंड आउट करना है कि आप डीएनए के पैटर्न वगैरह को फाइंड आउट कर सकते हो इससे, तो उसको काम किया जा सकता है। फिर आता है सरोगेसी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरोगेसी का क्या मतलब होगा, सरोगेसी के अंदर क्या होगा, इसमें एक वोमेन कैरी करेगी एक पर्टिकुलर, हमारे पास एक कपल है जो कि या इनफर्टाइल है, ठीक है, उनमें से कोई इनफर्टाइल है एक जो कि बच्चा पैदा नहीं कर सकता, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, वो स्टेराइल है। तो ऐसे केस के अंदर में ये क्या कर सकते हैं, हम देखा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये क्या करेगा, इसमें अगर ये वोमेन है तो ये अपना एग देंगे और ये स्पर्म देगा, और इन दोनों की मेटिंग करवाई जाएगी लैब के अंदर में, जिसको बोला जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उससे हम एम्ब्रियो बनाएंगे, ठीक है, जाइगोट से उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, और उसको इम्प्लांट करेंगे किसी थर्ड, कोई और मदर है उसके वॉर्म के अंदर में, उसको हम इम्प्लांट करेंगे, और ये बच्चे को कैरी करेगी, और उसके बाद इस बच्चे को इनको दे दिया जाएगा, मतलब ये लीगल पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये इंटेंडेड कपल है, और ये वाली वुमेन ये कैरी करेगी किसी और का बेबी। तो वुमेन कैरी करेगी बेबी किसका, कपल जो कि कंसीव नहीं कर सकते, ठीक है, उनका बेबी कैरी करेगी। और इसमें लीगल पेरेंट कौन होगा, जो कि मतलब सपोज्ड पेरेंट हैं, मतलब जो बेबी कंसीव नहीं कर सकते वो इसमें लीगल हैं। जो वुमेन जो जिसके वॉर्म के अंदर में इम्प्लांट किया गया है, जो उसको बर्थ देगी, वो उसके अंदर में उसका लीगल पेरेंट नहीं कहलाएगी, वो उसके ऊपर उसका कोई क्लेम नहीं होगा। अब इसको 2 टाइप की हम बोल सकते हैं, एक तो ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या होगा, सरोगेसी, ट्रेडिशनल सरोगेसी के अंदर में क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियली स्पर्म को इंजेक्ट किया जाएगा मदर के अंदर में। तो इस केस में क्या था, एक कपल था, ये हमारे पास कपल, और ये थर्ड सरोगेट मदर जो कि बेबी कैरी करने वाली थी इन दोनों का, ठीक है। तो ट्रेडिशनल सरोगेसी में क्या होता है, सिर्फ इसमें मेल अपना स्पर्म देगा और उसको आर्टिफिशियली अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, और इन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होगी वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर में, मतलब सरोगेट मदर के अंदर ही होगी, लेकिन ये आर्टिफिशियली होगा, इसके अंदर में वो नेचुरल वे के अंदर में इंटरकोर्स नहीं करेंगे। तो उस केस के अंदर में जो एग है वो बिलोंग करता है इसका, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल किसका होगा, फादर का, और जो सरोगेट मदर है उसका जेनेटिक मटेरियल होगा ट्रेडिशनल सेंस के अंदर में। लेकिन मॉडर्न सेंस में कैसे यूज़ करते हैं, स्पर्म मेल का और एग उसी फीमेल का, उसी कपल का यूज़ करते हैं। ये सिर्फ कैरियर होगी, ठीक है, ये सिर्फ कैरी करेगी वुमेन, और उसके बाद में बच्चे को पैदा किया जाएगा इनके द्वारा और इनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसमें जेनेटिक मटेरियल इनका यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये वाला मॉडर्न कंसेप्ट है इसका सरोगेसी का, और ये समझना इसीलिए ज़रूरी है, हमारा जो सरोगेसी वाला बिल है उसमें इसको बैन किया गया है कि आप ये वाली सरोगेसी नहीं कर सकते, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो सिर्फ उन्हीं का होगा जो इंटेंडेड कपल है, जो कंसीव नहीं कर सकते, जेनेटिक मटेरियल उनका होगा। ये वाली सरोगेट मदर अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं दे सकती इसमें। और इसमें प्रोसेस क्या होगी, एग को बाहर निकालना है किससे, फीमेल से, जो कि लीगल मदर होगी उससे, और फर्टिलाइजेशन करनी है स्पर्म के साथ, किसके स्पर्म के साथ, जो लीगल फादर होगा, और उसके बाद उसको इम्प्लांट कर देंगे, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे, इम्प्लांट करेंगे सरोगेट मदर के अंदर में।
ये प्रोसेस आई। इशू क्या आते हैं इसमें? इशू आता है कि बच्चे को चाइल्ड और मदर को एज अ कमोडिटी देखा जाता है। जैसे गरीब देशों के अंदर में आएंगे, इंडिया जैसी कंट्री में, बांग्लादेश, भूटान, वहाँ पे गरीब गरीब वुमेन देखेंगे और उनको मतलब एक तरीके से आप कमोडिटी की तरह उनको थोड़े पैसे दोगे और वो बच्चा पैदा करती रहेंगी। तो इस केस में अगर कोई रेगुलेट ना करे तो एक ही मदर पैसे के लालच के अंदर में, क्योंकि उसको केयर वगैरह भी मिल जाएगी मदर को, अगर वो इम्प्लांटेशन करवाती है तो एक तो उसको पैसे मिलेंगे, ऊपर से केयर वगैरह भी मिल जाएगी उसको, तो वो बार बार करवाती रहती है, एक एक साल के बाद में इस तरीके से काम चलता रहता है। तो ये प्रॉब्लम आती है। सरोगेट मदर के क्या राइट होंगे? अगर कोई एक्ट वगैरह नहीं बना हुआ तो सरोगेट मदर के कोई राइट नहीं है। आपने मान लिया मैंने आपको पैसे दिए और आप मेरा बेबी कैरी कर रहे हो, उस केस के अंदर में अगर मैं 6 मंथ के बाद में निकल जाता हूँ, जैसे मैं फॉरेन कंट्री से हूँ या दूसरी स्टेट से मैं निकल गया, तो आप क्या कर लोगे? मतलब उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। अगर चाइल्ड को अबेंडन किया जाता है, अब अगर बच्चे के अंदर में कोई डिसऑर्डर आता है जिसका क्योर नहीं किया जा सकता, जैसे डाउन सिंड्रोम के साथ में बच्चा पैदा होता है या उसको ऑटिज़म होता है, तो ऐसी अगर बीमारी होती है तो मैं उसको अबेंडन कर सकता हूँ कि आप देख लो, बच्चा तो आपका है, पैदा आपने किया, तो उसके अंदर में कोई केस नहीं होगा। ऐसे केसेस देखने को आए। उसके अलावा लीगल डिस्प्यूट भी कई बार सिटीजनशिप के ऊपर देखने को मिला। मतलब अगर बच्चा, कौन उसको पैदा करेगा, क्या उसको उस देश की सिटीजनशिप मिलेगी या दूसरे देश की सिटीजनशिप मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके ऊपर डिस्प्यूट आ जाते हैं। फिर इसके अंदर में काफ़ी बार जेंडर सिलेक्शन का भी मुद्दा देखने को मिला। जब आप सरोगेसी करवा रहे हो तो आप ये असर्टेन करोगे कि अगर आपको मेल प्रेफरेंस है तो आप मतलब आपको मेल ही चाहिए, तो उसके वो भी इसमें देखा गया कि मतलब उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस है। और इसको भी बैन कर दिया गया कि जेंडर प्रेफरेंस सिलेक्शन वगैरह, ये तो पहले से बैन है, लेकिन सरोगेसी के अंदर बिल के अंदर में फिर से लिखा गया इसको कि ये भी बैन है, ऐसा बोला गया है। तो चाइल्ड और मदर को एज अ कमोडिटी इसमें देखा गया। इसके लिए क्या किया गया? सरकार के द्वारा बोला गया हम इसके लिए बिल लेके आएंगे। तो सरकार बिल लेके आई, अभी बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट अब ये समझ सकते हो कि बिल पास हो जाएगा और उसके जो प्रोविज़न होंगे जो मैं करवाऊंगा वही वाले होंगे। बिकॉज पहले बिल आया था, उसके बाद में बिल को पास किया गया, लेकिन बिल को पास नहीं किया गया एक्चुअल में, उसमें काफ़ी सारे प्रोविज़न थे, उनको कंटेस्ट किया गया। उसके बाद बिल सेलेक्ट कमेटी के पास जाता है और सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट देती है 2019 लास्ट के अंदर में, उनके द्वारा सेलेक्ट कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। उस रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने अभी फिर से उसमें चेंज कर दिया है रिपोर्ट हमारे बिल के अंदर में, और अब बिल जो है फाइनल स्टेज के अंदर में अब पास हो जाएगा। अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है तो पास हो जाएगा इन फ्यूचर जब भी पास होगा, लेकिन प्रोविज़न यही होंगे जो मैं अभी करवाने वाला हूँ आपको। तो इसमें काफ़ी फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया। कमर्शियल कोई विदेश से आएगा सिर्फ सरोगेसी टाइप का काम करेगा, मतलब उस काम के लिए इसको कंप्लीट बैन कर दिया। या कमर्शियल रूप के अंदर में आपने सरोगेसी करवाई, किस चीज़ के लिए? प्रोस्टिट्यूशन के लिए, आपको बेबीज़ वगैरह क्रिएट करने हैं और फिर उनको पालोगे और फिर काफ़ी समय तक मतलब उनको ग्रो अप करने दोगे, फिर प्रोस्टिट्यूशन करवाओगे, ठीक है। या ऑर्गन आपने खरीदने बेचने हैं, उसके लिए आप बेबी प्रोड्यूस करवा रहे हो। या कमर्शियल, इसमें ये भी आ जाता है कि आप सरोगेट मदर हो और कमर्शियल रूप से आप बोल रहे हो कि कोई भी आओ और यूज़ कर लो, मेरे वॉर्म का यूज़ किया जा सकता है आपके द्वारा। एज अ कमोडिटी वुमेन को यूज़ नहीं किया जा सकता, ये मतलब हुआ इसका। लेकिन अल्ट्रुइस्टिक मतलब आप अगर आप ये अपनी इच्छा से करवाना चाहते हो, कोई मदर है वो, जैसे पहले इसमें प्रोविज़न क्या बोला गया था कि अगर इस कपल ने करवाना हो तो ये अपना कोई रिलेटिव लेके आएंगी, जो कि पैसे नहीं दे सकते इसको, जो रिलेटिव होगा इसको कोई पैसे नहीं दे सकते। ये मतलब अल्ट्रुइस्टिक अपने लिए करवा रही है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा इसके अंदर में, ठीक है। जो नॉर्मल केयर होगी, जैसे फूड वगैरह खिला सकते हो, लेकिन वो वाला काम नहीं होगा, पैसे के लिए काम नहीं होगा। तो वो बोला गया अल्ट्रुइस्टिक हमारी सरोगेसी की जा सकती है, कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं दी जा सकती, सिर्फ इंश्योरेंस वगैरह दिया जा सकता है या छोटे मोटे मेडिकल एक्सपेंसेस खाने पीने के लिए जो आवश्यकता होगी, लेकिन मतलब कमोडिटी नहीं बनाना है इसको, ठीक है। फिर बोला गया पर्पस, कौन कौन से पर्पस के लिए परमिटेड है ये सरोगेसी? परमिटेड है किस चीज़ के लिए? ऐसे कपल के लिए जो इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं उनके लिए। सेकंड, अल्ट्रुइस्टिक पर्पस के लिए, जो हमने ऊपर देखा, कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं होगी। कमर्शियल पर्पस के लिए बैन किया गया, और इस बैन किया गया कि आप बच्चों को प्रोड्यूस कर रहे हो सेल के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए या और कोई एक्सप्लॉयटेशन के लिए। और कोई भी अदर कंडीशन, अगर आपका बेबी वगैरह भी है, जैसे ये कपल है लेकिन इनका बेबी है और बेबी के अंदर में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, या जो हमारे मदर फादर हैं वो भी मतलब कैरियर हैं किसी बीमारी के, तो अगर वो बच्चा पैदा करते हैं तो उनका बेबी जो होगा वो इन्फेक्टेड होगा, मतलब वो पता है आपको पहले से ही, जैसा हमने पीछे डिस्कस किया डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह, उससे पता लग जाता है। तो जीन एलील डोमिनेंट रिसेसिव, उनसे मतलब ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कैरियर है, मतलब उनके अंदर में उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है उसका, लेकिन वो कैरियर है उस चीज़ के। तो उस केस के अंदर में भी आपको सरोगेसी अलाउ की जा सकती है। मतलब आपका बच्चा वगैरह का इन्फेक्टेड है या उसको जेनेटिक वगैरह बीमारी है तो आपको बोल दिया जाएगा कि हाँ चलो आप कर सकते हो। लेकिन कमर्शियल रूप से आप ऐसे गोरख धंधा नहीं कर सकते कि आपकी मर्जी है तो आप कर लो।
अब आता है इसके अंदर में आपको एक तो क्वेश्चन नॉर्मल आ सकता है। नॉर्मल क्वेश्चन में इस टाइप का आ सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी टर्म्स समटाइम्स इन न्यूज़ आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। नीचे 2-3 एक्ट दे देंगे तो उसमें सरोगेसी बिल वो आप बता सकते हो। तो इस टाइप का ये नॉर्मल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें कोई प्रोविज़न आ सकते हैं, जैसे बोला जाएगा कि कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया गया, तो वो करेक्ट होगा। ठीक है, वो पूछा जा सकता है इसमें। और इसके अंदर में ये तो प्रोविज़न काफ़ी ज़्यादा मतलब डीप हो जाएंगे, लेकिन अगर इनको समझना हो तो अगर आप कपल हो, अगर आप सरोगेसी के लिए जाना चाह रहे हो, तो आपके लिए क्या क्या आवश्यकता है? आपको 2 सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी के अंदर क्या आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी? आप मैरिड हो एटलीस्ट फॉर 5 ईयर, 5 साल तक आप मैरिड हो, उसके बाद आप जा सकते हो। अब इस प्रोविज़न को सेलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रोविज़न एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आगे मतलब मैं आपको बताऊंगा, अमेंडमेंट के अंदर लिखा हुआ मैंने स्लाइड के अंदर, उनको पढ़ सकते हो। ये चीज़ें मैंने इंक्लूड इसीलिए अलग अलग की हुई हैं क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा, वो पुराने वाले बिल का क्वेश्चन नए वाले बिल के साथ में जोड़ के आपको कन्फ्यूज़ कर लेंगे। तो इस प्रोविज़न को हटा दिया गया है, 5 साल तक आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी एज होनी चाहिए, वाइफ की एज होनी चाहिए 23 से 50 के बीच में, और हस्बैंड की एज होनी चाहिए 26 से 55 ईयर ओल्ड के बीच में। और इनका कोई भी सर्वाइविंग बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट यहाँ पे क्या बोला गया था कि कोई डिजीज़ वगैरह है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, एक्सेप्ट ऐसे केसेस के अंदर में जहाँ पे आपका बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली फिजिकली चैलेंज्ड है, तो आप कर सकते हो। और अदर कुछ कंडीशन है जिनको स्पेसिफाई किया जा सकता है फ्यूचर के अंदर में। तो फर्स्ट, अगर आप इंटेंडेड कपल हो, अगर आपको सरोगेसी करवानी है तो आपको ये सब प्रोविज़न पूरे करने पड़ेंगे आपको। सेकेंड, इसमें फर्स्ट आपने सर्टिफिकेट ले लिया एलिजिबिलिटी का, अब एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एसेंशियलिटी का। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसके अंदर में सर्टिफिकेट में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा लिखा गया हो कि इस कपल में से, दोनों में से कोई एक इनफर्टाइल है। ठीक है, वो आ गया। उसके अलावा ऑर्डर आपको लेना पड़ेगा पेरेंटेज का और कस्टडी का। जैसा हमने देखा केसेस के अंदर क्या हो रहा था, आपने बेबी वगैरह प्रोड्यूस किया, मान लो 6 मंथ के अंदर में, अब 9 मंथ का टाइम लग रहा है यहाँ पे, आपका और आपके हस्बैंड का या आपका और आपकी वाइफ का डिवोर्स हो जाता है बीच में, और फिर आप बोलते हो कि हम तो अलग हो गए, बच्चा कोई नहीं देखेगा, हम निकल रहे हैं। तो पहले से ही आपको कस्टडी का इसमें सर्टिफिकेट होगा आपके पास में। उसका मतलब ये कि बेबी चाहे किसी के वॉर्म में पल रहा हो, लेकिन लीगल रूप से वो आपका बेबी है। ठीक है, तो फर्स्ट केस ऐसा भी हो सकता है। दूसरे केस के अंदर हो सकता है सरोगेट मदर काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट क्रिएट कर ले, जैसे एक सलमान खान वाली मूवी है कोई, शायद चोरी चोरी या समथिंग कुछ है, जिसके अंदर में प्रीति जिंटा भी है और एक और हीरोइन है, उस वो भी मतलब सेम सीन है इनका। अगर आप अटैचमेंट डेवलप कर लेते हो अपने बच्चे के साथ में, तो उस समय फिर आप बोल सकते हो कि मुझे अपना बच्चा नहीं छोड़ना है। तो उस केस में भी लीगल रूप से मतलब वो आपका होगा, तो आप लीगल रूप से क्लेम कर सकते हो उस बच्चे को। फिर आ गया हमारे पास इंश्योरेंस कवर मिलेगा 16 मंथ का। अब ये प्रोविज़न भी सेलेक्ट कमेटी ने बोला 16 मंथ काफ़ी नहीं है, 36 मंथ करो, तो इसको भी हटा के अब 36 मंथ कर दिया है। इसको लिखा क्यों है यहाँ पे प्रोविज़न में? अगर आपको बोला गया आपको सारे प्रोविज़न अगर ना याद करने हो तो क्या याद करना है? एक तो सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी वगैरह याद कर लो। दूसरा, आपको जब ऑप्शन के अंदर डालते हैं तो यूपीएससी ऐसे ऑप्शन को घुमाती है जो कि मतलब काफ़ी हाईलाइटेड होता है, ऐसा नहीं कोई ट्रिवियल सा कहीं से उठा के डाल देती है। जो काफ़ी कॉमन होता है हाईलाइटेड होता है, जैसे सेलेक्ट कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी, उन्हीं रिकमेंडेशन को उसके द्वारा डाल दिया जाएगा रिवर्स करके, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पूरी बातें पता होने की आवश्यकता नहीं है। तो 16 मंथ को कर दिया 36 मंथ, वो आ गया। अब ये तो था इंटेंडेड कपल के लिए। अब सरोगेट मदर के लिए क्या होना चाहिए, मतलब मदर के पास में क्या क्या होना चाहिए? एक तो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होना चाहिए मदर के पास। ठीक है, इनके पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड एसेंशियलिटी होना चाहिए इंटेंडेड कपल के पास, सरोगेट मदर के पास में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट वो क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, इस प्रोविज़न को भी हटा दिया गया है। ठीक है, अब कोई और भी हो सकती है। मैरिड वुमेन होनी चाहिए वो, और उसका अपना कोई बच्चा होना चाहिए। मैरिड वुमेन होनी चाहिए, अपना कोई बच्चा होना चाहिए उसका। 25 से 35 ईयर होनी चाहिए एज होनी चाहिए। ठीक है, सरोगेट वो सिर्फ एक टाइम बन सकती है, जो भी मदर होगी, जो भी मतलब सरोगेसी के लिए ऑप्ट करना चाहती है, एक तो खुद मैरिड हो और 25 से 35 ईयर उसकी एज हो, और सरोगेसी वो सिर्फ वन टाइम कर सकती है एक लाइफ के अंदर में। ऐसा नहीं कि वो एक एक 2-2 साल में पैसे कमाने के लिए कर रही है। पहले तो ऐसा बोल दिया गया कि पैसे तो मिलेंगे ही नहीं वैसे भी इसको, लेकिन अगर देते भी हैं वो पैसे वगैरह भी देते हैं, तो भी आप सिर्फ एक बार करवा सकते हो। उसके अलावा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि वो मेडिकली और साइकोलॉजिकली फ़िट हैं। ठीक है, तो वो सब करना पड़ेगा इसके लिए। और एक और चीज़ जो बोली गई इसके अंदर में
ट्रेडिशनल सरोगेसी नहीं हो सकती, जिसके अंदर में मैंने आपको बताया ओन गैमेट नहीं दे सकती, ये अपना एग यूज़ नहीं कर सकती। एग सिर्फ उन्हीं कपल का होगा, स्पर्म और एग उस कपल का होगा, इसको सिर्फ इम्प्लांट करवाना है, अपना एग यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आ गया। उसके बाद बोला गया कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि ऐसे क्लिनिक को रजिस्टर करेगी जो कि हमारे सरोगेसी वगैरह करवाएंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर में बोला गया, और इन्वेस्टिगेट भी करेगी अगर इसके प्रोविज़न को ब्रीच किया जाता है तो, और लाइसेंस देगी ऐसे क्लिनिक को जो सरोगेसी कर पाएंगे। फिर नेशनल और स्टेट लेवल के ऊपर बोर्ड बनाए जाएंगे जो कि एडवाइस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पेक्टिवली सरोगेसी के मैटर के अंदर में। और ये कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाएंगे, इन क्लिनिक को कौन से कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करो वो देखेंगे। और ये जो होंगे हमारे जो नेशनल लेवल का होगा बोर्ड, वो स्टेट लेवल वाले बोर्ड को भी सुपरवाइज़ करेगा। अगर ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में ना पढ़ना हो तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड बनाया गया, उसके अंदर में बोर्ड बनाया गया और एक अथॉरिटी बनाएगी, तो वो नॉर्मल बात है, वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में पेरेंटेज और अबॉर्शन। अगर आपने मतलब पेरेंटेज किसका होगा, किसका बच्चा होगा, वो हमने पीछे देख लिया, सर्टिफिकेट आपको पहले ही दे दिया जाएगा, उसी का होगा। आपका जो इंटेंडेड कपल होगा उन्हीं का बायोलॉजिकल चाइल्ड उसको माना जाएगा, चाहे बीच में कुछ भी हो जाए, बाद में आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा बच्चा, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपने क्या करवाना है, अबॉर्शन आपने करवाना है, तो एक तो आपको प्रोविज़न फॉलो करने पड़ेंगे 1971 वाला जो अबॉर्शन वाला एक्ट है, मतलब कब आप अबॉर्शन करवा सकते हो, कितनी टाइम तक, कौन कौन से वीक तक, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बात तो ये आ जाती है उसमें। और दूसरी बात, हमारी जो सरोगेट मदर है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसके लिए रिटर्न कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी सरोगेट मदर से। और उसके बाद में जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जैसे मान लो इस टाइप की अथॉरिटी, या स्टेट ने बोला हुआ कोई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जैसे स्टेट ने बोल दिया कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछना पड़ेगा, उस अथॉरिटी से आपको मतलब ये कंफर्म करवाना पड़ेगा कि उसने ये रिटर्न कंसेंट दी। या ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड भी हो सकता है जो हमने पीछे देखा था। और ओनली इंडियन कपल ऑप्ट कर सकते हैं सरोगेसी के लिए कंट्री में, इस प्रोविज़न को भी चेंज किया गया है। तो वो आप देखते हैं क्या चेंज करना है। अब ये सेलेक्ट कमेटी के पास में बिल जाएगा और उनके द्वारा क्या बोला जाएगा। इनफर्टिलिटी जो आपने बोला 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा इनफर्टिलिटी, वो उसको ख़त्म करो। मतलब 5 साल की वेट करना, अगर पता है इनफर्टाइल है तो आप 5 साल वेट क्यों करोगे, आप तो कल करवा लो, ठीक है। तो इसको भी यूज़ कर लिया गया, मतलब इसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और सरोगेट मदर क्लोज रिलेटिव की आवश्यकता नहीं है। क्लोज रिलेटिव में कई बार काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टिग्मा भी अटैच्ड होता है। और क्लोज रिलेटिव कौन ढूंढने जाएगा, और ये भी मतलब लगेगा कि मतलब किसी और का बेबी कैरी करके घूम रही है, तो उसके लिए मतलब कोई अगर पर्सन है, कोई और पर्सन अगर करना चाह रहा है तो उसके लिए आप कर सकते हो। फिर सिंगल वुमेन, अगर कोई सिंगल वुमेन है, विडो, डाइवोर्स, उनको भी अलाउ करना चाहिए, वो भी सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकें, ठीक है। तो ये वाला प्रोविज़न भी एंटर करवा दिया गया इसके अंदर में। फिर मतलब आप भी सरोगेसी करवा सकते हो, अगर आप विडो हो, डाइवोर्सी हो, तो भी आप ये वाला करवा सकते हो। फिर इंश्योरेंस कवर को 16 से 36 मंथ तक कर दो, ये बोला गया। अब इन सब रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया और न्यू चेंजेस आए। इसके अंदर बोला गया इनके द्वारा कि कोई भी इंडियन मैरिड कपल, इंडियन ओरिजिन का मैरिड कपल और इंडियन सिंगल वुमेन जिनकी एज, जिसके अंदर में जिनकी एज है हमारे पास में 35 से 45, वो मतलब ऑप्ट कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो अगर आप सिंगल मदर भी हो तो भी आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर में आपको क्या याद करना है, आपको सब कुछ याद नहीं करना। पहले बिल के अंदर में बोला गया था कि ओनली इंडियन कपल कर सकते हैं, अब इंडियन कपल के अंदर में बोला गया इंडियन ओरिजिन के कपल भी कर सकते हैं। अगर आप इंडियन ओरिजिन के हो तो भी आप इंडिया में आके ये सब काम कर सकते हैं। और सिंगल वुमेन है तो भी कर सकती है, सिंगल मेल की बात नहीं की जा रही है, सिंगल वुमेन है वो कर सकते हैं इसके अंदर में। और अगर आप विडो हो, डाइवोर्सी हो, तो भी आप इसको कर सकते हो। एज याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि कब करोगे, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं, बट इतना याद रखना कि सिर्फ ये चीज़ें भी की जा सकती हैं। तो एल्ट्रिस्टिक जो सरोगेसी बोला गया था इसमें, उसको इथिकल सरोगेसी से अब इन्होंने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसका एम्बिट थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। पहले सिर्फ इंडियन मैरिड कपल था, अब इंडियन ओरिजिन के कपल और इंडियन सिंगल वुमेन को इसमें जोड़ दिया गया। फिर बोला गया, जो बोला गया था रिलेटिव होनी चाहिए, वो जो सरोगेट मदर है वो रिलेटिव होनी चाहिए। यहाँ पे रिलेटिव वर्ड हटा के विलिंग वुमेन, कोई भी विलिंग वुमेन है जो सरोगेट मदर बनना चाहती है वो हो सकती है। उसके अलावा जो इंश्योरेंस कवरेज है वो 16 मंथ से अब 36 मंथ कर दी। और इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन भी चेंज कर दी, जो 5 साल बोला गया था, आपको 5 साल तक वेट करना पड़ना था, उसके बाद आप सरोगेसी करवा सकते थे, उसको भी डिलीट कर दिया गया। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि याद करने पड़ेंगे। अब पीछे कुछ हमने स्टैटिक पोर्शन देखा हुआ है, जिसके अंदर में क्लोनिंग, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, उनका कुछ अगर करंट अफेयर के अंदर है तो वो भी देख लेते हैं सामान अभी तक के अनुसार। फर्स्ट जीएम की अगर बात करते हैं तो जीएम के लिए हमने देख लिया, मस्टर्ड देख लिया, ब्रिंजल देख लिया, ठीक है। उसके अंदर में कॉटन, बीटी कॉटन को हमने देख लिया, स्टडी कर लिया। तो उसके अंदर में कुछ खास मतलब और चीज़ें कुछ अगर बची हैं
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो एक कमेटी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंदर आती है ये वाली कमेटी। और ये काम क्या करती है? ये काम करेगी हमारा मेनली आपको अप्रूवल देने के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उनको अप्रूव करती है ये, ठीक है। तो ये तो कर देगी अप्रूव, मतलब ये फर्स्ट करेगी ये टेंटेटिव रूप से, अगर इसने क्लियर करना है फर्स्ट अप्रूवल इसके द्वारा दिया जाएगा। ये देखेगी साइंटिफिक तरीके से कि क्या ये जो प्रोडक्ट आपके द्वारा जेनेटिकली बनाया जा रहा है क्या ये सेफ़ है। उसके बाद फाइनल अप्रूवल जो होगा वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के हाथ में होगा, ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये क्लियर करेगी या आपको टेंटेटिव अप्रूवल देगी प्रोविजनल रूप में, और फाइनल दो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आपको अप्रूवल देती है। तो क्वेश्चन आया था उसके अंदर में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में पूछा गया था, कौन से एक्ट के अंदर आती है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था वो तो, ठीक है। उसके अलावा और क्या काम कर सकती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, कोई भी हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है या कोई एनिमल वगैरह है जिनको हम, जो हजारडस भी हो सकते हैं, अब आपने जेनेटिकली मॉडिफाई किया हुआ है तो उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है उसको आपको स्टडी करना पड़ता है। तो उसका अगर आपने उसको बनाना है, उसका यूज़ करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो आपको इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, इनसे पूछना पड़ेगा आपको। जैसे रिसर्च, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, ये देखेंगे हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसके अंतर्गत देखेंगे कि क्या ये ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के लिए कोई हार्मफुल तो नहीं है। जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोला गया है, अब प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मान लो आप बियर वगैरह बनाते हो या ब्रेड वगैरह बनाते हो, आप ईस्ट का यूज़ करते हो, ठीक है, ईस्ट का यूज़ करते हो। आपने क्या किया? जेनेटिकली मॉडिफाई किया ईस्ट को और उसको और ज़्यादा ताकतवर बना दिया। तो अब ऐसा नहीं आप उसको ऐसे ही यूज़ कर लोगे, ये देखेगा जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है थोड़ी, ये फास्ट टाइपिंग करते करते हो जाता है कई बार। तो ये वाली जो कमेटी है ये आपको अप्रूवल देगी कि हाँ इसको यूज़ कर सकते हो। ये चेक करेंगे एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से क्या वो हार्म तो नहीं कर रही, ये अप्रूवल देंगे। फाइनल अप्रूवल आपका मिलेगा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड के अंदर में। और ये पनिश कर सकते हैं आपको अगर कोई एनवायरनमेंट की डैमेज कर रहा है आपका प्रोडक्ट, 1986 का एक्ट उसके अंदर। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अप्रेजल कमेटी, ये आती है हमारे पास 86 वाला एक्ट उसके अंदर में, और जीएम को क्लियर करती है ये फैक्ट याद रखना है। और एक केस था 2018 के अंदर में, इलीगल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को उगाया जा रहा था। जैसे कुछ तो जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप होंगी उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनकी पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस और अदर हमारे पास में हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंस, वो सब चीज़ें, मतलब उनमें कुछ स्पेशल कैपेबिलिटी होती हैं जो कि फार्मर की इनकम को इंक्रीज़ कर सकती हैं। और फार्मर को भी काफ़ी ज़रूरत होती है कि वो नई नई क्रॉप्स उगाए, थोड़ा अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे, थोड़े ज़्यादा पैसे कमाए। लेकिन कोई भी जीएम को क्लियर करने के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री फाइनल अप्रूवल देगी। जैसा हमने बीटी कॉटन के केस के अंदर देखा, तो हमने 2002 के अंदर में उसको इंट्रोड्यूस किया। अब उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, वो तो काम चला रहा, उसके बाद में थोड़ा उसको उसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी काफ़ी हो गई। अब उस कंट्रोवर्सी के अंदर बाद में हम लेके आ रहे थे बीटी ब्रिंजल, 2006 के करीब में बीटी ब्रिंजल लेके आ रहे थे। तो इन्होंने तो अप्रूव कर दिया उसको, इन्होंने अप्रूव कर दिया, लेकिन फाइनल जो अप्रूवल था 2010 में उसको कैंसिल कर दिया। इन्होंने बोला हम अप्रूवल नहीं देने वाले। अब ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि क्या उसको यूज़ नहीं किया जाएगा? अगर यूज़ करेंगे तो आपको सज़ा हो सकती है उसके लिए। अगर आप उगाओगे ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो कि अप्रूवल नहीं दिया गया है उसको, उसके लिए आपके ऊपर केस चल सकता है, आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन फार्मर के द्वारा चोरी छुपे काफ़ी सारी ऐसी क्रॉप्स वगैरह को उगाया जाता है। अब उनके द्वारा क्यों उगाया जाता है? क्योंकि उनको फ़ायदा दिखता है उसके अंदर में। अब और दूसरी बात, चेक करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। आप इतना बड़ा इंडिया है उसमें चेक करेंगे, उसके लिए स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा 2018 के अंदर में केस सामने आता है जिसके अंदर इनके द्वारा बोला जा रहा है बीटी कॉटन का एक वेरिएंट होता है। बीटी कॉटन किसने बनाई है? मॉन्सेंटो ने बनाई हुई है। तो बीटी कॉटन का एक वेरिएंट जो कि उन्होंने बनाया, मॉन्सेंटो नहीं, जिसका नाम है एच टी बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन तो है लेकिन एच टी बीटी कॉटन है ये, इसकी वेरिएंट है। तो मतलब ये उससे थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है। ये हमारा बॉल वॉर्म से हमारी रक्षा कर रहा था। जो हमारा बीटी कॉटन है बॉल वॉर्म से रक्षा कर रहा था। ये वाला जो है एक हमारा ग्लाइफॉस्फेट हर्बिसाइड है, उससे प्रोटेक्शन कर रहा था ये वाला। ठीक है, एच टी बी टी कॉटन। तो हमने क्या देखा? हमने देखा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा अप्रूवल नहीं दिया गया है किसको? एच टी बी टी कॉटन को। बीटी कॉटन को दिया गया है, लेकिन एच टी बी टी कॉटन इसका एक वेरिएंट है, उसको अप्रूवल नहीं दिया। लेकिन काफ़ी सारे फार्मर को फाइंड आउट किया गया कि वो इसको उगा रहे हैं। अब जब उनसे पूछा गया कि क्यों उगा रहे हैं, उन्होंने बोला कि ग्लाइफॉस्फेट एक हमारा हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड क्या होता है? जो कि हर्ब्स को किल करता है। ये आपका प्लांट है, इसके साथ में जो घास फूस उगी हुई है उसको मारेगा ये। लेकिन जब आप हर्बिसाइड लगाते हो तो उसका प्लांट के ऊपर भी असर पड़ जाता है। तो ये ऐसा हमारे पास में एच टी बी टी कॉटन क्या होगा? वो हर्बिसाइड के प्रति टॉलरेंट होगा। मतलब आप डालते रहो ग्लाइफॉस्फेट, डालते रहो, आसपास की चीज़ें मर जाएंगी, ये नहीं मरेगा।
ठीक है। तो इन्होंने बोला हमें टॉलरेंस डेवलप करनी है इससे, और ये पिंक बॉलवॉर्म से बचाता है, तो हमने तो उगा लिया, हमारे लिए तो फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन इसके लिए अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, इसको बोलेंगे HTBT कॉटन या BG कॉटन 3, ठीक है। इसके लिए अप्रूवल नहीं मिला है। हमारा जिसके लिए अप्रूवल मिला है ओनली GM कॉटन को अप्रूवल मिला हुआ है, ठीक है, उसको मिला हुआ है। और ये कॉटन को तो आप खाते नहीं हो, ठीक है। खाने की क्रॉप की अगर बात करते हैं, एडिबल क्रॉप की, तो किसी को नहीं मिला हुआ है। BT ब्रिंजल को अप्रूवल दिया था GEAC के द्वारा, लेकिन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने उसको फाइनल अप्रूवल नहीं दिया। और फिर 2017 के अंदर में हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, उसको अप्रूवल देने की बात चल रही थी, लेकिन उसको भी फिर अप्रूवल नहीं मिला। उसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है और उसके ऊपर मैंने आपको बताया भी था, उसमें बताया था मैंने, और उसके अंदर में उनको सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन के अंदर में, कि उसके अंदर में थोड़ी मैंने चीज़ें आपको बोला था कि कौन सा बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट होता है और उसमें क्या कैपेबिलिटी आती है उसको पता करने के लिए, ठीक है। और तो अभी तक हमने स्टडी किया, ओनली GM कॉटन को अप्रूवल मिला हुआ है। GM कॉटन को भी खाते नहीं है, एडिबल में किसी को भी नहीं मिला हुआ है। नॉन एडिबल में सिर्फ इंडिया के अंदर में एक ही चीज़ को अप्रूवल मिला है, वो है कॉटन, GM कॉटन। और इसके अंदर में 2 जीन्स एंटर करवाई गई हैं, CRY1AC और CRY1A2B। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि हमने एक सॉइल के अंदर बैक्टीरिया मिलता है, सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थ्रिंजेनेसिस, उस बैक्टीरिया से हमने इस जीन को निकाला हुआ है। ये 2 जीन इसमें यूज़ करते हैं। इन 2 जीन के अलावा हमारा HTBT कॉटन के अंदर में एक और जीन इसके अंदर में डाला गया है जिसका नाम है CP4 ESPS, इसको डाला गया। और इसको भी सॉइल बैक्टीरियम, एक हमारी सॉइल में मिट्टी में मिलने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, उससे निकाला गया है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम उससे निकाला गया है। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, याद कर लेना। क्या याद करना होता है, कौन बनाता है, ठीक है, मॉन्सेंटो ने बनाए हुए हैं दोनों, और इसमें कौन से बैक्टीरिया के द्वारा डाला गया है, ठीक है, वो मेन है, मतलब उसी से हो जाएगा सॉल्व। जैसे मैंने मस्टर्ड वाला बताया, उसमें भी ये पूछा किसने बनाया, पंजाब यूनिवर्सिटी वहाँ पे डाला था, वो गलत था, उसको कर लेते तो आपके ऑप्शन 3 ऑप्शन गलत हो जाने थे और ये सही ऑप्शन आप निकाल सकते थे, क्योंकि उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया, ठीक है। वो वहाँ पे स्लाइड के अंदर लिखा हुआ था। तो स्लाइड के अंदर क्या नहीं लिखा हुआ था, स्लाइड में ये नहीं लिखा था कि कौन से बैक्टीरिया ने बनाया है, तो उसकी आपको आवश्यकता भी नहीं थी उसमें। तो याद करना है किसने बनाया, कौन सा बैक्टीरिया और किसके प्रति रेजिस्टेंस है, ये याद कर लिया। HTBT कॉटन हमने याद कर लिया और इसको कोई अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। फिर आता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस न्यूज़ के अंदर था 2020 में, क्योंकि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नई वेराइटी बनाई गोल्डन राइस की। प्लस इसीलिए भी न्यूज़ के अंदर था कि बांग्लादेश जो है इसको अप्रूवल दे सकता है। बांग्लादेश ने, मतलब इसको जो उनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होगी, उन्होंने उसको क्लियर कर दिया था। लेकिन कोरोना वायरस का काफ़ी चक्कर चल रहा था, उसके अंदर में उनका भी काम फंसा हुआ है। लेकिन बांग्लादेश फर्स्ट कंट्री बन जाएगी जिसने गोल्डन राइस को अप्रूवल दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर में, इसीलिए ये न्यूज़ के अंदर था। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। अब गोल्डन राइस की बात करते हैं, तो ये जैसे हमारे नॉर्मल चावल होते हैं ये, और ये गोल्डन कलर के चावल होंगे, और इनमें विटामिन ए की मात्रा एक्स्ट्रा है, ठीक है, विटामिन ए की भरपूर मात्रा है, और इनको खाओगे आप तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी। और सॉल्ट तो आप चावल तो आप, राइस तो आप पहले से ही खाते हो, तो इससे आपको और फ़ायदा हो जाएगा। तो इसके अंदर में क्या मौजूद है, कौन से बैक्टीरिया से डाला, वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम इसको बनाया गया था किसके द्वारा, रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था फर्स्ट। और ये वाली जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको भी रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा एस्टैब्लिश करने में हेल्प की थी इसने 1960 में। इसके बारे में मैंने डिटेल लिखी नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप ऐसे नोट कर सकते हो। अभी इंटरनेशनल राइस रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है 1960 में इसको बनाया गया था रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से। हेडक्वार्टर है इसका फिलीपाइंस के अंदर में, और जैसा नाम से पता लग रहा है राइस के अंदर में रिसर्च करता है ये, ठीक है। जैसे गोल्डन राइस इसने बना दिया, और मेन मुद्दा है इसका कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। हमने फूड के लिए नए नए अल्टरनेटिव लेके आने हैं ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, क्योंकि 1960s का अगर आप टाइम देखोगे, उस टाइम वर्ल्ड के अंदर में फूड क्राइसिस टाइप का टाइम था। इंडिया के अंदर में भी खाने के मांदे पड़े थे, अफ्रीकन कंट्री में भी मांदे पड़े थे, और उस टाइम कंपटीशन चल रहा था US और USSR का। तो उसमें कंपटीशन के अंदर ये था कि जो भी गरीब फटेहाल कंट्रीज़ होंगी उनके लिए जो हमारा मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म टाइप वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि गरीबी के अंदर में काफ़ी पनपेगा। इसके लिए US जैसी कंट्री वहाँ पे जैसे रॉकफेलर फाउंडेशन भी US की है, वहाँ के एंटरप्रेन्योर वगैरह वो प्रमोट कर रहे थे। US मतलब प्रमोट कर रहा था कि खाना वगैरह सबको प्रोवाइड करवाओ, अदरवाइज़ कम्युनिज्म काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा। तो उस कंटेक्स्ट में तब 1960s के अंदर में ये वाला इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया था, और इसका एशिया का रीजनल सेंटर इंडिया के अंदर है। वो आपको बताना है कहाँ पे है। 2 ऑप्शन है, हैदराबाद के अंदर में, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर में, ठीक है। 2 ऑप्शन में से आपको चेक करना है कहाँ पे प्रेजेंट है। और इन्होंने क्या किया, इसके अंदर में विटामिन ए की डेफिशिएंसी को ख़त्म किया जाएगा इनके द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या क्या डाला, इसमें एक जीन डाली इन्होंने मेज़ से, मक्की से एक जीन निकाली, और दूसरी एक बैक्टीरिया है उससे इन्होंने निकाल दी जीन, जिससे क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रो विटामिन ए या बीटा कैरोटीन। प्रो विटामिन ए या बीटा कैरोटीन का मतलब ये प्रिकर्सर है विटामिन ए का,
मतलब इसको डालोगे आप, डायरेक्ट विटामिन ए नहीं डालोगे, इसको बॉडी में डालोगे, इससे विटामिन ए बन जाएगी। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन मिलेगा आपको। क्या क्या डाला, मेज़ और एक बैक्टीरिया उसको डाला। ठीक है, और इसके अंदर में याद एक और चीज़ याद कर लेना, जो रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा इसको बनाया गया था, उसके अंदर में क्या डाला था इन्होंने, इसके अंदर में 2 जीन्स थी जो कि बीटा कैरोटीन को सिंथेसाइज कर रही थी। किसको सिंथेसाइज कर रही थी, प्रो विटामिन ए बीटा कैरोटीन को सिंथेसाइज कर रही थी। वो थी PASY और CRTL, 2 जीन्स थी, और ये मिल रही थी PSY किससे, डैफोडिल से। डैफोडिल एक प्लांट होता है फ्लावर वाला, जैसे ये वाला छोटा सा आपको दिख रहा होगा पीले कलर का फ्लावर, ये वाला प्लांट। और ये वाला एक सॉइल के अंदर मिलने वाला बैक्टीरिया है, मिट्टी में मिलने वाला बैक्टीरिया, जिसका नाम है एरवीनिया। जैसे बैसिलस thuringiensis था, वैसे ही इसका नाम है एरवीनिया। तो याद रखना है इसका कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर है, कौन सी जीन है इसके अंदर में। ठीक है, ये दोनों मतलब वेराइटीज़ में अलग अलग टाइम के अंदर बनाई हुई हैं इन्होंने, थोड़ी एडवांसमेंट की होगी इस वेराइटी के अंदर में, तो याद रखना है। मतलब थोड़ा सा पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, लेकिन नॉर्मल केस में गोल्डन राइस तो पूछ सकते हैं इसमें क्या मिलता है। तो इसमें प्रो विटामिन ए बीटा कैरोटीन होती है। और इसके अलावा ये जो वेराइटी इन्होंने बनाई इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, इसके अंदर कुछ और भी क्वालिटीज़ हैं। एक तो येलो ऑरेंज कलर का दिखेगा, मतलब गोल्डन गोल्डन कलर का दिखेगा, वो तो कॉमन है सबके अंदर में, वैसा ही दिखेगा ये। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर में आपको 30% कम वाटर का यूज़ करना पड़ेगा। सेम इल्ड लेने के लिए 30% कम वाटर का यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, और नॉर्मल राइस की तरह ग्रो करेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि इसको स्टोर नहीं किया जा सकता 3 मंथ से ऊपर, अदरवाइज़ ये अपना न्यूट्रिशन को लूज़ करने लगता है। तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं इसमें। गोल्डन राइस वैसे भी न्यूज़ के अंदर है, तो GM फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है गोल्डन राइस के ऊपर में। तो फर्स्ट गोल्डन राइस में याद करना है किसने बनाया, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं, तो प्रो विटामिन बीटा कैरोटीन को बनाने के लिए इसके अंदर में एक जीन मेज से डाला, दूसरा डाला बैक्टीरिया से। और ये भी याद कर लेना कि एक वेराइटी में ये है, दूसरे वाले वेराइटी के अंदर PSY जीन है जो कि डैफोडिल से मिलती है, एक प्लांट से, और CRTL जो कि सॉयल बैक्टीरियम एरवीनिया से मिलती है, वो भी याद कर लेना। अभी अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर बनी हुई है और थोड़ी एडवांसमेंट हो जाती है, दूसरी वाली वेराइटीज़ पे थोड़े एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, तो वो आपको देखना है। मतलब अगर आपको बोलता है गोल्डन राइस की जो रिसेंट में वेराइटीज़ है उसको मॉन्सेंटो ने बनाया, तो वो वाला गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना है। और थोड़ी सी इसकी क्वालिटी जो पॉजिटिव है, 30% ये क्या करेगी, कम वाटर यूज़ करेगी। उसके अलावा एक मुक्ताश्री, एक और वेराइटी है राइस की, इसका नाम ऐसे याद कर लेना। ये रेजिस्टेंट है आर्सेनिक के प्रति। आपको पता होगा आर्सेनिक की पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इंडिया के अंदर में। अगर इंडिया में बात करते हैं तो हमारे गंगा वाली बेल्ट के अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर में, यहाँ पे बांग्लादेश में आर्सेनिक का काफ़ी पॉल्यूशन हो रहा है। आर्सेनिक होता है रॉक्स वगैरह के अंदर में नेचुरली मिलता है। तो जब आप ग्राउंड वाटर ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते जाते हो तो आप एक तरीके से पानी के अंदर में उसमें आर्सेनिक काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाता है। नीचे वाली जो रॉक्स होती हैं वहाँ पे पानी अगर ग्राउंड में कम होगा, ग्राउंड वाटर अगर उसका लेवल कम होता जाएगा तो आर्सेनिक जो है ज़्यादा होता जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो कपड़े के उद्योग और लेदर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है और उसके कारण आर्सेनिक काफ़ी इन एरिया में आता है। तो ऐसी वेराइटी जो कि आर्सेनिक से रेजिस्टेंट है उसको डेवलप किया गया है। और किसने डेवलप किया वो भी याद कर लेना। क्या इसको मॉन्सेंटो ने डेवलप किया, क्या इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने याद किया, या इसको पंजाब यूनिवर्सिटी ने, चेन्नई, तमिलनाडु, असम यूनिवर्सिटी, किसने किया? इसको किया गया वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। किसके साथ? नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया। उसके बाद ये विटामिन ए बनाएगा। विटामिन ए की कमी होती है तो ब्लाइंडनेस हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस, इलनेस, डेथ भी हो सकती है आपकी। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने में मदद करता है। उसके अलावा विटामिन ए हेल्प करती है डायरिया से लड़ने में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, मिजल्स वगैरह से मदद करती है। और मिलती कहाँ से? फ्रूट, वेजिटेबल, एनिमल के प्रोडक्ट, उनसे हमें विटामिन ए मिलती है। उसके अलावा बायो इंक न्यूज़ में थी, ये मैंने आपको करवा दिया कि प्रिंटिंग मटेरियल है ये। बायो इंक में सेल होते हैं और एक हाइड्रोजेल होता है। हाइड्रोजेल क्या, जो सेल को नरिशमेंट देगा। तो उससे बायो इंक से, जैसे कीप से मैंने आपको बताया था, उसको डालेंगे और उससे हम कुछ बना लेंगे, ऑर्गन वगैरह बनाना हो, 3D प्रिंटिंग में काम आती है ये। उसके अलावा एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, इसके बारे में छोटा सा फैक्ट ये है कि इसको काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर यूज़ किया जा रहा है। हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उसका सब मिशन है नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी, उसके अंदर में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी इज़ अ रिसेंट टेक्नोलॉजी एंड इट हैज़ नेवर बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया, तो अगर इस टाइप का आपको बोला गया तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया हैज़ बीन यूजिंग इट अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो ये आपको थोड़ा सा मतलब फैक्ट इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर एक आ गया रिक्रिएटेड ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचाई कोलाई बैक्टीरिया। तो याद क्या करना है, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखा, उसके अंदर में राइट 2016 में उसको स्टार्ट किया। उसमें बोला सिंथेटिक DNA बनाएंगे। तो फर्स्ट टाइम क्या किया गया इस बैक्टीरिया के अंदर में, इनके द्वारा क्या किया गया,
सिंथेसाइज़ किया गया, इसका डीएनए जो इसका जीनोम होगा पूरा उसको सिंथेसाइज़ किया गया लैब के अंदर में, ठीक है। तो इसके अंदर में आपको क्वेश्चन बोला जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म टू हैव फुल्ली सिंथेटिक जीनोम। तो ये आप बोल दोगे कि इकोलाई बैक्टीरिया में किया। वैसे उतने काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब ऐसे 10-20% चांसेस हैं कि आ जाए, फिर भी मतलब ऐसे करवा दिया, थोड़ा सा नाम सुना हो, इकोलाई सुनना है नाम, बस 4 ऑप्शन होंगे, लग गया तो ठीक है, ना लगे तो गोली मारो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूँगा मैं और कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, उससे पहले एक स्टोरी, जाते जाते एक स्टोरी सुन लेते हैं। तो एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के पास में एक बंदर आता है और वो बंदर काफ़ी पावरफुल बंदर होता है, जैसे चाइनीज़ आपने मूवीज़ देखी हो मंकी किंग वाली, तो उस टाइप का बंदर होता है वो, काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल बंदर होता है। वो भगवान बुद्ध के पास आता है और बोलता है कि मुझे बुद्ध बनना है, मतलब मुझे एनलाइटन होना है, ऐसा बोला उसने कि मुझे बुद्ध बनना है। तो भगवान ने बोला उसको कि मैंने बंदरों को बुद्ध बनते नहीं देखा कभी। तो बंदर नाराज़ हो गया, बंदर बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इतना पावरफुल बंदर हूँ, आप मुझे कुछ भी बोलो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो भगवान बुद्ध उसको बोलते हैं कि ठीक है, तो तू जा, मतलब तू तो काफ़ी पावरफुल है, तो तू जा दौड़ते हुए, अगर तू वर्ल्ड के एंड तक पहुंच जाता है और उसके बाद फिर वर्ल्ड के एंड तक जा और उसके बाद मेरे पास वापस आ, अगर तू ये कर लेता है तो ठीक है, मैं तुझे बता दूंगा कि बुद्ध कैसे बनते हैं। तो वो काफ़ी एग्री हो गया कि हाँ अच्छी बात है, उसने, वो तो काफ़ी पावरफुल था। और भगवान बुद्ध ने बोला कि मेरी पहले तो मेरी जो हाथ की हथेली है उसके ऊपर बैठ और उसके बाद में फिर वर्ल्ड के एंड तक जा और फिर उसके बाद वर्ल्ड के एंड से आ। तो उसने सोचा ठीक है, उसने जंप किया और भगवान बुद्ध की हथेली के ऊपर बैठ गया और फिर वो स्पीड से निकला, मतलब इतनी स्पीड से कि किसी को दिख भी नहीं रहा था। और उसने सोचा मैं तो काफ़ी तेज़ दौड़ रहा हूँ। तो वो भगवान बुद्ध की जैसे इस तरीके से होता है पाम और ये उंगलियाँ, उसके ऊपर बैठ के काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है और एक समय तक लास्ट में पहुँच के उसको लगता है कि वर्ल्ड का एंड आ गया, जहाँ पे उसको 5 पिलर दिखते हैं। और अब वो सोचता है कि अब मैं मतलब कुछ ना कुछ निशानी लगा के जाता हूँ, यहाँ पे 5 पिलर के ऊपर निशानी लगा के जाऊँगा और उसके बाद फिर भगवान बुद्ध को बताऊंगा कि मैं वहाँ पे पहुँच गया। तो वो थोड़ा स्क्रैच कर देता है वहाँ पे, जो 5 पिलर्स होते हैं उनके ऊपर स्क्रैच करके फिर से दौड़ के वापस आता है और भगवान बुद्ध के पास बोलता है कि मैं वर्ल्ड के एंड तक जा आया, अब मुझे एनलाइटन करो, मुझे बुद्ध बनाओ। तो भगवान बोलते हैं हाँ मतलब क्या प्रूफ है कि तू जा आया वहाँ तक। वो बोलता है कि मैंने तो स्क्रैच करके आया हूँ वहाँ पे। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि थोड़ा मुड़ के पीछे देख। जब वो पीछे देखता है तो वो देखता है जो 5 पिलर की बात कर रहा था वो 5 फिंगर्स थी, बुद्ध की 5 फिंगर्स थी और उसने वहीं पे स्क्रैच किया हुआ था। तो मेन जो इसका मुद्दा है जो समझाने की यहाँ पे बात बोली जा रही है, जो बंदर की बात की जा रही है वो बोला जा रहा है ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक बन के सोचता है कि मतलब वो कुछ भी कर सकता है, वो बंदर की तरह दौड़ता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है और सोचता है वो काफ़ी मतलब वो अलमाइटी है, वो काफ़ी पावरफुल है। तो जैसे बच्चा होता है उसकी अपने अपने ड्रीम्स होते हैं सबके, धीरे धीरे करके अपने अपनी डिज़ायर 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 इनको इतना ज़्यादा हम फैला लेते हैं और सोचते हैं हम ऑल पावरफुल हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत आगे दौड़ रहे हैं। बट एक्चुअल में हम उसी हथेली के ऊपर, जैसे यहाँ पे भगवान बुद्ध की हथेली है, उसी हथेली के ऊपर बैठे होते हैं और इसी हथेली के ऊपर जब पर्सन को मरना होता है, जब उसकी डेथ बेड आता है तो उसको पता चलता है कि वो लाइफ में कहीं भी मूव नहीं किया, एक्चुअल में कहीं मूव नहीं करते, हम होते वहीं हैं, उसी प्रेजेंट के अंदर होते हैं। ये बेसिकली स्पिरिचुअल स्टोरी है एनलाइटनमेंट से रिलेटेड कि ह्यूमन माइंड को अगर आप काम करोगे, अगर वो बंदर वहीं पे शांत होकर बैठ जाता तो वो बुद्ध एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर जाता। लेकिन उसके ये चीज़ ना करके उसने अपनी ईगो दिखाई कि मैं फास्ट, मैं बहुत दौड़ूंगा। उसी तरीके से हम भी यही काम करते हैं, अपने डिज़ायर को एक्सपेंड करते हैं और फिर उनके पीछे दौड़ते हैं और फिर एट लास्ट अपनी लाइफ के एंड तक हमें देखने को मिलेगा कि हम कहीं भी नहीं पहुँचे, वहीं उसी एरिया के अंदर में चल रहे थे और वहीं पे हमारी डेथ हो जाती है। तो ये स्टोरी थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।